हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, अब सीटेट का तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, तो अब हमारा नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो होगा यूपी पीसीएस। यूपी पीसीएस वो होगा, और कब उसका एग्ज़ाम होना है? 22 तारीख को होना, मतलब 22 दिसंबर को होना है। ठीक, तो आज कितने तारीख है? आज मान लीजिए 16 तारीख, मान लीजिए कि 16 तारीख है ही। ठीक, 16 दिसंबर आज है और 22 दिसंबर को एग्ज़ाम होना है। तो इस बीच में हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? ठीक है, तो आपकी हम क्या हेल्प कर सकते हैं इस बीच में? हम कम से कम समय में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। वो है कैसे? देखिए, कोई भी हो एग्ज़ाम हो, पीसीएस का या कोई भी आयोग का जो भी एग्ज़ाम होता है, वहाँ जो जीएस पोर्शन आता है, जीएस जो भी आता है, वहाँ पर आपको पता है होता है जो पीवाईक्यू होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, वहाँ से लगभग आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। अगर कहा जाए इसको तो वही रिवीजन वाले सी मोड से ही आप समझिए कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन या 55-60 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू से ही आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में देखने को मिल जाते हैं। तो अब आपको हम कैसे वो पीवाईक्यू वाला क्वेश्चन कैसे आपको हम सॉल्व कर, मतलब कैसे आपको मुहैया कराएंगे, उपलब्ध कैसे कराएंगे? तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो घटना चक्र का आता है पूर्वावलोकन, जो घटना चक्र का आता है क्या पूर्वावलोकन, घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है, ठीक है, उसको आप लोग देखे भी होंगे। वो कम से कम जो है 1000 पेज का है। ठीक है, 1000 पेज या 900-800 पेज का लगभग है जो है। तो वो हम हिस्ट्री पोर्शन की बात कर रहे हैं, इतिहास की। तो इतिहास वाले पोर्शन ही में ही आपका कम से कम 1000 से ज़्यादा, मान लीजिए 1000 पेज लगभग होगा। ठीक, तो 1000 पेज पढ़ने के लिए आपके पास समय भी अब नहीं बिल्कुल बचा है, और हम कहेंगे नहीं कि आप उसको जाकर आप पढ़िए। ठीक है, तो इसका जो हम क्या करेंगे, आपको वही जो घटना चक्र का है 1000 पेज का हिस्ट्री वाले के, तो इसका हम जो है क्या है, इसको हम बढ़िया से आपको जो भी इम्पोर्टेंट जो भी उसके क्वेश्चन आए हुए हैं, हालांकि जितने क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर आपको समराइज, मतलब यहाँ पर जो है आपको हम कलेक्ट किए, सारे क्वेश्चन कलेक्शन किए हैं। प्लस उसने जो है क्या कहते हैं, जो समरी में जो है घटना चक्र जो है ऐसे बॉक्स में दिया रहता है ना, ऐसे दिया रहता है, उसको वहाँ से भी हमने जो है बहुत सारे मतलब पॉइंट को वहाँ से भी हमने इंक्लूड किया है, ताकि जो आपको पीवाईक्यू वाला जो क्वेश्चन डायरेक्ट को जो क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन आप बना ही लें। प्लस जो उसके जो इम्पोर्टेंट जो सेगमेंट था वहाँ से भी अगर क्वेश्चन आए तो आपका वहाँ से भी वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम कोशिश करेंगे आपको जितना मैक्सिमम, कम से कम आपका, हमारा उद्देश्य ये है कि कम से कम आपको हिस्ट्री और ये हिस्ट्री हो गया, और इधर जो है जियोग्राफी। ठीक है, हिस्ट्री जियोग्राफी का घटना चक्र पूर्वावलोकन जो है आपको हम, प्लस यूपी स्पेशल जो है, ये 3 चीज़ कम से कम अभी तो यही टारगेट है कि कम से कम जो 3 सेगमेंट आपको जो है घटना चक्र से आपको हम पूरा करा दें, ऐसे नोट्स मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हमारा, चलिए सिलसिला शुरू होता है। आपको तो बता दिए, पहली बात ये तो आपको अच्छे से आप समझ लीजिए, और जो भी चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो, पहली बार देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाई। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे, जिससे क्या होगा, जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत मिल जाएगा। और देखते हैं आपको हम 6 दिन में कितना अच्छे से आपको यूटिलाइज कर देंगे। 6-7 दिन में, एक हफ्ते जो बचा है, यहाँ कम से कम नहीं, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी अगर पढ़े भी होंगे तो अच्छी बात, नहीं पढ़े होंगे तो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, और पढ़े भी हैं तो आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक, तो चलिए सीधे अपने पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का पूर्वावलोकन है, तो पहले शुरू करते हैं। आप चाहेंगे तो वहाँ से आप एक एक घटना चक्र से आप मिला सकते, एक एक टॉपिक बाई टॉपिक हम जो है क्वेश्चन, मतलब आपको वो सारे क्वेश्चन को यहाँ इंक्लूड किए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले मॉडर्न हिस्ट्री क्या है। ठीक, चैनल का नाम क्या है, इंडियन ग्रोथ स्टडी हमारे, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार अगर आप देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला देखते हैं, जैसे पुर्तगालियों का आगमन होता है सबसे पहले, तो क्या है, पहला क्वेश्चन पुर्तगालियों से ये रिलेटेड है। तो पहले इसमें क्या है, देखिए पुर्तगाली में जो था अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी, जो 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी, ठीक है, फारस की खाड़ी पर
इससे हारमूज पर अधिकार कर लिया। कब हारमूज पर कब अधिकार कर लिया था? 1515 में, ठीक। तो ये हो गया। आगे क्या कहते हैं, नीनो डी कुन्हा 1529 से 28 तक ये गवर्नर बना रहा, ठीक। ये आप समझिए इतना। और क्या है, 1503 में कोचीन में पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कब स्थापित की था? 1505, ठीक। कोचीन में 1503 में, और वो क्या कहते हैं, कुन्नूर में दूसरी फैक्ट्री जो स्थापित की थी 1505 में, ठीक। इसको आप जानिए। आगे चलिए बढ़ते हैं अब, ठीक है। फिर आ जाता है वास्को डी गामा। जैसा कि पता है वास्को डी गामा 1498 में भारत पे वो आता है, तो उसके बारे में थोड़ा आप जानिए। जो वास्को डी गामा था जो है वो मूलतः जो कहाँ का था, इटली का निवासी था, लेकिन स्पेन के द्वारा वो वित्त पोषित था। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था कि वास्को डी गामा को वित्त पोषण कहाँ से हुआ था, कहाँ से उसको आर्थिक रूप से मदद मिली थी, तो था कहाँ से, स्पेन से। बाकी मूल निवासी कहाँ का था, इटली से। तो जो क्वेश्चन आए हुए हैं अगर हमको याद है आपको हम डायरेक्ट बता देंगे ये क्वेश्चन कहाँ से वो बना है, ठीक। ये चलिए देखते हैं। बाकी आगे देखते हैं। जब वो आता है कौन, वास्को डी गामा, आगे क्या है, कोलंबस ने क्या किया, अमेरिका की खोज किया। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज किया। इसी क्रम में क्या था, हॉलैंड के तस्मान ने वान डी मैंस लैंड, या इसी को तस्मानिया कहते हैं, या न्यूजीलैंड की खोज की। कौन किया था, ये तस्मान वान डी लैंड, ठीक। ये हॉलैंड के तस्मान, ठीक। ये न्यूजीलैंड की खोज की। अब आगे देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन, आगे क्या है, 1900, देखो ये हो गया। अब आगे देखते हैं, हाँ ये हो गया। अब आगे देखते हैं, ये 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल एंटोनियो वसालो दा सिल्वा था। कब था, 1558 से 61 बीच। कहने का मतलब इसका ही है, पुर्तगाली सबसे पहले भारत में 1498 ईस्वी में आए, और सबसे बाद में 1961 ईस्वी में वो भारत से छोड़कर वो गए, ठीक है। यही कहने इसका मतलब है। जो लास्ट गवर्नर था यही था, गवर्नर एंटोनियो वसालो, ठीक, सिल्वा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे इसमें है 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अनुमति से फैक्ट्री स्थापित की। फिर आगे क्या है, ये चल के आगे कलकत्ता की स्थापना होता है, ठीक। आगे क्या है, आगे इसमें है 1632 ईस्वी में मुगल शासक शाहजहां ने पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि किस शासक ने पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, तो शाहजहां ने पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, और कम से कम 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसलिए आप जानते रहिए शाहजहां ने ऐसा इन लोगों के साथ किया था। आगे क्या है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो है क्या है, काशी बाजार के फैक्ट्री के प्रमुख कौन थे, जॉब चारनाक थे। जॉब चारनाक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूती नता या सुनौती या इसी को कहते हैं कलकत्ता को चुना था, ठीक। इसको आप जानिए। आगे क्या है, कोचीन 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश के तरह शामिल हुआ, के तहत मतलब ये शामिल हुआ, ठीक। आगे क्या है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। लीवेंट कंपनी ने 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में आई और व्यापार करने अधिकार पत्र प्राप्त किया, ठीक। तो इस तरह से आपका ये हो गया। ये सारे क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन यूपीपीसीएस या कहीं ना कहीं पे जो आरओ या में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। तब आगे देखते हैं क्या है, 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित पहली कारखाना अस्थायी रूप से स्थापित किया, ठीक। फिर आगे क्या है, 1600 ये अंग्रेजों ने पहला कारखाना ये यहाँ स्थापित किया अस्थायी रूप से। आगे क्या है, सूरत में डचों द्वारा जो फैक्ट्री स्थापित की गई 1616 में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा जो स्थापित की गई 1668 में, ठीक। ये आप जान लीजिए, इनकी सबकी पहली कंपनी स्थापित की गई थी, ठीक है। इसको आप यानी आगे क्या है, थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली में क्या किया था, हराया था, ठीक है। ये आप जानिए, थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को पहली बार स्वाली में हराया था। आगे क्या है, बम्बई के एक अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1668 में बम्बई के पश्चिमी तट के मुगल बंदरगाहों को घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप क्या था, औरंगजेब ने भारत से निकालने का आदेश दिया। कहने मतलब है कि ये
ये मक्का जाने वाला एक भारत का जहाज़ था जिसको जो अंग्रेज़ों ने क्या किया, बंदी बना लिया, मतलब उनको क्या बंदी बनाने का प्रयास किया। तब जब इस बात का औरंगजेब को पता चला तो औरंगजेब ने इन सबको बाहर निकालने का आदेश दे दिया कि ये जो अंग्रेज़ हैं इनको जो भारत छोड़ के बजाने का आदेश दे दिया। लेकिन लोग क्या किए, अंग्रेज लोग जा करके औरंगजेब से माफ़ी वगैरह मांग लेते हैं और इसको ये माफ़ कर देता है। ठीक, आगे देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। पीटर मुंडी के बारे में क्या है। पीटर मुंडी 17वीं शताब्दी में भारत आने वाला ब्रिटिश व्यापारी। देखो पीटर मुंडी क्या था, ब्रिटिश व्यापारी था, लेखक था और यात्री था। ये चीन की चाय चखने वाला पहला ब्रिटिश था। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है चीन की चाय चखने वाला पहला कौन सा ब्रिटिश था, तो ये पीटर मुंडी था। ठीक, आगे देखते हैं पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहली कारखाना स्थापित किया। पूर्वी भारत में कंपनी ने पहली बार उड़ीसा में 1633 में कंपनी स्थापित की। आगे क्या है, पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगाली ने अपना उपनिवेश बनाया। ठीक है, पांडिचेरी में पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपना उपनिवेश बनाया। आगे क्या है इसमें ये, और इसके बाद डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। ठीक है, पहले पुर्तगालियों ने किया, फिर डचों ने स्थापित किया, जिसके बाद 1673 में फ्रांसीसियों ने जो है यहाँ पर अपनी बस्तियों को या कोठियों को स्थापित किया। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1693 में कब्जा कर लिया। ठीक, फिर 1814 में हुई पेरिस संधि के तहत इसे फ्रांस को दे दिया गया। ठीक, इस तरह आप जानते रहिए कि जो फ्रांस वाले जो थे, ठीक है, ये जो क्या कहते हैं पांडिचेरी में इनका कब्जा बना रहा लास्ट समय तक। ठीक है, मतलब 1956 तक। ठीक, आगे देखते हैं भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी की शुरुआत किसने की, डचों ने सबसे पहले संयुक्त पूंजी की शुरुआत की। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया था। क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ठीक है, तथा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधित्व से पट्टे पर ली गई जमीन को एक प्लाट या फैक्ट्री में स्थापित किया। ठीक है, देखो यहाँ से एक एक लाइन से क्वेश्चन बने हुए, जितने भी ये स्टार है लगाए हुए हैं, इस सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, ये बहुत बार रिपीटेड भी हैं और ये क्वेश्चन बने हुए हैं, इसलिए आप जानते रहिए हर चीज़ को, हर लाइन को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, आप आगे क्या है, ईस्ट इंडिया ने आरंभ में सूरत को देखो ये क्वेश्चन अभी आया था, क्या कहते हैं, जो सीटेट का एग्ज़ाम जो हुआ है अभी जस्ट हुआ है, जो सीटेट का एग्ज़ाम अभी हुआ है ये 2024 वाला अभी 14-15 दिसंबर को जो हुआ है, ये क्वेश्चन ये आया था कि अंग्रेज़ों ने आरंभ में जो है कहाँ पर अपनी प्रेसिडेंसी स्थापित की थी। यही क्या आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया। ठीक है, आरंभ में सूरत को बनाया था, फिर बाद में यह बॉम्बे को स्थानांतरित कर दी गई, मतलब बम्बई को इस कर दिए। आगे क्या, अवध के नवाब सादत अली ने 1797 में इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया। ये आप जानिए 1797 में किला सौंप दिया भाई अंग्रेजों ने। ठीक, मतलब ये अवध के नवाब ने। आगे क्या है, आगे ये आ गया डच ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। ये क्वेश्चन पूछा है, स्थापित की। वर्तमान में डच फैक्ट्री वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। आगे क्या है, आगे इसमें क्या है, पांडिचेरी पर फ्रेंच का जो था कब्जा, मतलब जो अपनी कंपनी स्थापित की 1667 में। गोवा में पुर्तगालियों ने जो अपना स्थापित किया ये 1498 में। फिर ट्रावनकोर में डेनमार्क वालों ने अपना कंपनी मतलब अपना फैक्ट्री स्थापित की थी। फिर मद्रास में डच वालों ने 1605 में स्थापित किए थे। ठीक है, तो ये है जो भारत पर जो कब्जा कर रहे, देख रहे हैं
यूरोप के छोटे छोटे देश जो है आकर भारत के किसी न किसी कोने पर जाकर वो अपना कब्जा किए हुए थे, ठीक, अपनी कोठी बनाए हुए थे, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है, लॉर्ड मैकाले का कथन पूछा हुआ है, ये क्या है, कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। ये कथन पूछा हुआ है, किसने कहा, मैकाले ने कहा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है भाई, आपको फिर याद दिला दें, इंडियन ग्रोथ स्टडी यूट्यूब चैनल आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे और सब्जेक्ट का जो है ऐसे ही हम आपको PDF के फॉर्मेट में आपको पूर्वावलोकन कराएंगे, ठीक है। आगे क्या, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का देखते हैं, बंगाल में क्या रोल था। देखो टॉपिक बाय टॉपिक जैसा क्वेश्चन बना हुआ है वैसे सेम टू सेम हम आपको एक एक टॉपिक से जितने क्वेश्चन आए सब हम आपको मतलब बताते हुए चल रहे हैं, ठीक, सब आपको हम मतलब यहाँ पॉइंट आउट किए हैं। हाँ, यहाँ कुछ छूटा नहीं है, एक भी चीज़ हम छोड़े नहीं है, ठीक है। जितना है घटना चक्र में उस सब को हम यहाँ इंक्लूड किए हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में क्या रोल है। देखो, क्लाइव को एक सैनिक के रूप में जन नेता था, क्लाइव एक सैनिक के रूप में जन नेता था। विलियम पिट ने क्या कहा भाई, वह स्वर्ग से उत्पन्न एक सेना नायक था। देख रहे हो, सही बात है, स्वर्ग से उतरा सेना नायक भी था। उसी के बदौलत जो है क्या था, 1757 प्लासी जीता। फिर उसी का ही बहुत हद तक जो है साथ था, जो 18 मतलब उसी की बदौलत ही जो है भारत में जो है अंग्रेज़ों ने अपने पैर जमाना शुरू किया था, ठीक है। ये हो गया। अब आगे क्या है, ये शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की। कब प्रदान की, 12 अगस्त 1762 है। देखो ये 62 नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए 12 अगस्त 1764 होना चाहिए, ठीक है। ये शायद मिस्टेक है हमें से, तो क्योंकि जब बक्सर का युद्ध 1764 में ख़त्म हुआ था तो उसी के जस्ट बाद ये सब जब संधि की जा रही थी तो वही सब ये हुआ था। 12 अगस्त 1764 है, ठीक है। इसमें क्या, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से अंग्रेजों को दे दी गई। फिर 1788 में इसे किसे, शाह आलम द्वितीय क्या किया गया था, अंधा बना करके इसको जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, कंपनी इसमें क्या है भाई, अब कंपनी दीवानी, एक मिनट, क्या हो भाई, क्या हो गया, सही चुकेगा। ठीक, ठीक, तो इसे क्या अंधा बना करके डाल दिया गया जहाँ इसकी मृत्यु होगी। आगे क्या है, कंपनी ने दीवानी का कार्य दो उप दीवान नियुक्त किए। कौन कौन नियुक्त किए, तो जैसे आप देखेंगे बंगाल के लिए किसको नियुक्त किया, मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया, और बिहार के लिए जो अंग्रेजों ने नियुक्त किया, राजा सिताब राय की नियुक्ति किया, ठीक। आगे क्या है, 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे, खासी प्रदेश के, मतलब जो खासी जनजाति है उसके संपर्क में आए, ठीक है। आगे क्या है, राजा टिकैत राय नवाब आसिफउद्दौला के अर्थ मंत्री थे। कौन थे, राजा टिकैत जो थे नवाब आसिफउद्दौला के अर्थ मंत्री थे। आगे क्या, अवध के नवाबों के राज्य में समस्या कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। क्या था, अवध के नवाबों के राज्य में, देखो अवध के नवाबों के राज्य में समानता हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था, ठीक है। यहाँ पर इस सांप्रदायिक सौहार्द कितना अच्छी थी, ठीक है। यहाँ हिंदू मुस्लिम एकदम बेहतरीन था, ठीक। आगे देखते हैं क्या है, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, जैसे अंबर का युद्ध हुआ 1749 में, ठीक। फिर प्लासी का युद्ध 1757 में, पता है। वाड़ीवास का ये
अंग्रेज फ्रेंच के बीच में हुआ। कौन? ये 1760 में हुआ। फिर बक्सर 1764 में ये मिलाने वाला आया था। ठीक है, इसलिए आप इसको भी गौर रखिएगा। आगे देखते हैं क्या है, खुर्दा का युद्ध। खुर्दा 1795 में इसका युद्ध हुआ। इसके कौन कौन? निजाम और मराठा के बीच में। ठीक है, इसको भी यहाँ रखिए। फिर आगे क्या है, चिलियावाला का युद्ध 1849 में अंग्रेज लॉर्ड गफ और सिख सेना शेर सिंह के मतलब ये बीच में ये हुआ था। ठीक है, ये आप जानते रहिए। अब आगे क्या है, आगे इसमें क्या है, 1802 में सहायक संधि से मराठा पेशवा को बांध दिया गया। देखो 1802 में जब सहायक संधि हुई, मराठा पेशवा को बांध दिया गया। ठीक है, इनकी पेशवाई वगैरह सब खत्म कर दी गई। आगे क्या है, 1818 में हेस्टिंग्स ने मराठों की रही सही शक्ति क्या की, वो भी एकदम से समाप्त कर दिया। ठीक है, 1818 में। आगे देखते हैं क्या है, अब आ गया पंजाब। अब देखते हैं जो क्षेत्रीय राज्य थे उन्हीं की ये बात कर रहा है। ठीक है, तो पंजाब की बात कर रहा है भाई, पंजाब मैसूर। देखते हैं क्या है, राजा रणजीत सिंह के बारे में थोड़ा जब जानिए। इनका जन्म जो था 13 नवंबर 1780 में इनका जन्म हुआ था। और 1818 में ये मुल्तान को मतलब जीत लिए थे, कब्जा कर लिए थे। 1819 में ये क्या है, कश्मीर को। फिर 1834 में पेशावर को भी जीत लिए भाई। फिर क्या था, 1799 में लाहौर इनके कब्जे में आ गया। फिर क्या था, जमान शाह ये अफगानिस्तान का था, अफगान था ये। इसी ने क्या था, इनको राजा की उपाधि दी। ये क्या था कि एक बार ये क्या था कि ये जो है लाहौर में ये भारत पे आक्रमण करके ये जा रहा था। तभी इसकी जो जमान खां कुछ तोपें थी जो रावी नदी के में गिर गई थी। जब रावी नदी में इसकी तोपें गिर गई थी तो जो ये राजा रणजीत सिंह थे, इसकी 12 तोपों को निकाल करके क्या किया, उसको अफगानिस्तान भेज दिया। जब अफगानिस्तान भेज दिया तो इसी से ये जमान साहब प्रसन्न होकर के रणजीत सिंह को जो है क्या करता था, लाहौर उसको मतलब गिफ्ट में दे देता है। ठीक है, इस तरह से ये हुआ। आगे देखते हैं, और इसी में इसमें राजा की उपाधि दी जाती है। आगे क्या है, 1805 में भंगी मिसल से अमृतसर को छीन लिया। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि 1805 में भंगी मिसल मतलब किसने छीना था, तो मतलब कौन, यही राजा रणजीत सिंह। आगे क्या है, इनकी 2 राजधानियाँ थी। पहला राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, जबकि धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। ठीक है, इसको आप इसे भी आप रख सकते हैं। अमृतसर वैसे भी सिख लोगों का बहुत पवित्र स्थल है। ठीक है, ये है। आगे क्या है, इनकी मृत्यु जो होती है 1839 में हो जाती है। ठीक है, ये इनकी जो सेना थी एशिया की दूसरी सबसे मजबूत सेना थी। किसकी? एशिया की। किसकी? राजा रणजीत सिंह की। लेकिन ऐसी सेना क्या ही मतलब कि जो अंग्रेज़ों से कभी मतलब युद्ध ही ना कर सके। अंग्रेज इतने होशियार थे, जानते थे कि जब तक ये राजा रणजीत सिंह है इससे युद्ध करेंगे तो बहुत नुकसान में रहेंगे। इसीलिए जो इन्होंने क्या किया, इनसे अमृतसर की संधि कर ली। क्या की? अमृतसर की संधि कर लेते हैं। कब करते हैं? 1809 में कर लेते हैं। और सतलज नदी जो होती है उसको जो है बता देते हैं, भैया आप उधर रहिए, उस साइड रहिए, और दक्षिण में हमको आप रहने दीजिए। मतलब अंग्रेज इस साइड हो गए, उत्तर साइड उनको मतलब विवाह मतलब ये बना दिए, तो मतलब सीमा रेखा बना दिए। आगे क्या कहते हैं, क्योंकि इनके राजा रणजीत सिंह के जो सेना में थे क्या था, इसमें फ्रांस वगैरह जो भी फ्रांस था, मतलब कहने मतलब है कि जो भी ब्रिटेन के जो मतलब शत्रु थे उनकी मदद से अपने जो सेना थे उसको एकदम अत्याधुनिक हथियारों से लैस किए हुए थे। ठीक है, तो चलिए अब आगे जब पढ़ाएंगे स्पेशली जो है टॉपिक वाइज, तब आपको उस वहाँ डिटेल से बताएंगे। ठीक है, ये तो चलिए 1 हफ्ते का टारगेट है, उसमें मैक्सिमम चीज़ों को कवर करना है। आगे क्या है, यहाँ हो गया ना। अब इसके बाद देखते हैं ये जब इनकी मृत्यु हो जाती है 1839 में राजा रणजीत सिंह की, तो इसके बाद इनका जो बेटा होता है खड़क सिंह जो है सिंहासन पर बैठता है। लेकिन सब आयोग रहते हैं, तो इनके ये आयोग रहते हैं, फिर इनको सबको हटा दिया जाता है। फिर बाद में क्या था इसके बारे में, इसे अफीम खाने की बहुत आदत थी, तो इसके काल को जो है इसमें काल की अराजकता वगैरह फैल गई थी। फिर आगे क्या है, महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। ये कई बार क्वेश्चन बना हुआ, सिख साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? दलीप सिंह थे। ये क्या हुआ, 1839 से 50 तक शासन किए। ये सिख धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म अपना लिए। देख रहे हैं, सिख धर्म छोड़ के ईसाई धर्म अपना लिए। 1893 में इनकी पेरिस में मृत्यु हो गई। ठीक,
ये ख़त्म हो गए। अब आगे देखते हैं रंजीत सिंह के बारे में। रंजीत सिंह ने लाहौर में अदालत ए आला की स्थापना की। अदालत ए आला, ठीक, इनकी राजनीतिक राजधानी थी तो अदालत यहीं रहेगी। आगे क्या है, रंजीत सिंह डैश है ना, रंजीत सिंह कोहिनूर हीरा प्राप्त किए थे। किसे प्राप्त किए? शाह शुजा से कोहिनूर हीरा राजा रंजीत सिंह प्राप्त किए थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। पंजाब के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन के लिए तीन लोगों की एक परिषद बनाई। तीन लोगों की एक परिषद बनाई, तीन लोगों की। देखते हैं किसकी कौन कौन था उसमें पहला था भाई, इसमें हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया, फिर जॉन लॉरेंस, फिर चार्ल्स मानसेल। ये दो उसके मतलब अन्य लोग थे, बाकी सदस्य थे, बाकी इसको अध्यक्ष बनाया, इसको मतलब नियुक्त किया। कौन नियुक्त किया? डलहौजी। आगे देखते हैं क्या है ये टीपू सुल्तान। देखो इसमें पंजाब लाहौर था ना, अब देखते हैं ये मैसूर की बात आ गई। ठीक है, ये मैसूर में है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहाँ हराया था? पुल्लीलूर में हराया था। ठीक है, तो आप जब पढ़ेंगे तो आंग्ल मैसूर युद्ध दूसरा वाला 1780 से 82 वाला, उसी की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हैदर अली घायल हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। आगे क्या है? बेगम समरू 1750 से 1836 ईस्वी में एक अति प्रसिद्ध क्या है, चर्च का निर्माण मेरठ के निकट कराया। ठीक है, इसको आप जानिए। आगे क्या है, ये मुर्शीद कुली खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की, आप जानिए। आगे रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने की स्थापना की थी। आगे क्या है? आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद किया था। ठीक है, अब अगर वेरीफाई करना हो तो 412 पेज पर ये सब चीज़ें लिखा हुआ है। ठीक है, घटना चक्र वाला। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। अब आगे क्या है भाई इसमें। ठीक है, अब अगला आता है सुरक्षा प्रकोष्ठ की बात कर रहा है। इसमें क्या है? सुरक्षा प्रकोष्ठ 1765 से 1813 मतलब घेरे की नीति से कौन लाया था? वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड वेलेस्ली से ये संबंधित था। ठीक है, आगे क्या है? कंपनी का भारतीय रियासतों में समानता के लिए संघर्ष। कहाँ? 1740 से 65। फिर क्या था? अधीनस्थ पार्थिक राज 1813 से 57। फिर अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1835। फिर बराबर के संघ 1935 से 1947 तक। ठीक है, तो ये था। आगे देखते हैं फिर इंडियन ग्रोथ स्टडी, ध्यान रखना है आपको, सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है ये आ गया ना, सहायक संधि आ गया डलहौजी वाला। ठीक है, सहायक संधि स्वीकार करने वाले जो पहला जो सहायक संधि वेलेजली का और राज हड़प नीति वो डलहौजी का। ठीक, पहला क्या कहते हैं, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला जो राज्य था कौन था? हैदराबाद था। ये कौन स्वीकार किया था? 1798 से 1800 में। फिर मैसूर 1799 में। सीधे इसे क्वेश्चन आता है पीसीएस में, मिलाने के लिए आता है, सीधे क्रमवार दे देगा मिलाने के लिए। ठीक है, हैदराबाद, मैसूर 1799, फिर तंजौर भी 1799, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, बरार 1803 में। देखो बरार में 3 अक्षर है तो 1803 हो गया। सिंधिया 1804 में। ठीक, इस तरह से आप इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिए। ये सब जो है मिलाने के लिए बहुत बार क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं कौन है ये। भारतीय इतिहास में बेंटिक का नाम सामाजिक प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाता है। ठीक है, आगे क्या है? 1834 में पहला ये गवर्नर जनरल बना, 1828 से 1835 तक था। कौन रहा? विलियम बेंटिक। आगे क्या है? 1789 में क्या है? 1789 की घोषणा के द्वारा बंगाल में दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। ठीक है, ये जरूर ध्यान है। 1789 में घोषणा की गई कि बंगाल में दासों के निर्यात को बंद कर दिया गया। फिर 1843
1843 ईस्वी में समस्त ब्रिटिश भारत से दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, पहली बार घोषणा कर की 1789। 1843 में समस्त ब्रिटिश भारत से दासों को अवैध रूप से घोषित कर दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं 1854 में कर्नल स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटक्रम को अवध का रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है, तो यही जो क्या होता है, अवध पर कुशासन का आरोप लगा कर क्या करता है, अवध को यही हड़प लेता है। इसी के रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी जो है अवध को हड़प लेता है। ठीक है, मतलब अपने ब्रिटिश राज में मिला लेता है। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे दे डलहौजी वाला। डलहौजी क्या है, डलहौजी का व्यक्तिगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसी के सिद्धांत को कहते हैं। इसमें क्या था आप समझिए, इसका भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। एक किस राज्य को हड़प्पा कब हड़प्पा क्रम लगाने को पूछता है। तो क्या है, पहले सतारा है, जैतपुर, संभल। देखो सतारा, जैतपुर, संभल एक क्रम से याद रखिए, एक ही समय में, मतलब सतारा जैतपुर एक समय, ठीक है, और संभल 1849 में, और ये 1800, ठीक, उल्टा बोल दिया गया। सतारा जो है 1848 में, जैतपुर संभल 1849 में, बघाट जो 1850 में, उदयपुर 1802 में, झांसी 1804 में, ठीक, नागपुर 1854 में, करौली जो 1855 में। आगे क्या लिखा है करौली के बारे में, करौली को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने करौली को व्यक्तिगत प्रस्ताव को क्या किया, अस्वीकार कर दिया। क्वेश्चन कई बार पूछा है कि करौली का जो ये मतलब सिद्धांत था, इसको जब हड़पे थे तो इसको जो था क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको अस्वीकार कर दिया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, रेलवे का विकास आ गया ना। चलिए देखते हैं, रेलवे का विकास सर्वाधिक 1900 में हुआ। 1900 में समय किसका था, लॉर्ड कर्जन का था। कर्जन का समय कब था, 1899 से, ठीक है, 1905 तक। ठीक, इसको हम पढ़ेंगे आगे आएगा। आगे क्या है, इसके हुआ किसके समय, कर्जन के समय हुआ। बाकी रेलवे की शुरुआत किसके समय हुआ, डलहौजी के समय। ठीक है, आगे देखते हैं, लॉर्ड डफरिन के समय ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम विस्तार हुआ। ठीक है, अंतिम विस्तार हुआ किसके समय, लॉर्ड डफरिन के समय। ठीक, 1 जनवरी 1886 को बर्मा मतलब वही म्यांमार को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। ठीक, आगे देखते हैं क्या है, 1843 के एक्ट के 5 के द्वारा दास प्रथा कौन, एलन और सती प्रथा को एक्ट 15 के तहत क्या कर दिया, एकदम समाप्त कर दिया, एबोलिश कर दिया, मतलब उन्मूलन कर दिया गया। फिर आगे क्या है, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल आक्रमणीयता की नीति आंग्ल अफगान के संदर्भ में कौन अपनाया था, एलन बरो से नॉर्थ ब्रुक तक ये मतलब चलती रही। ठीक है, मतलब ये समझौते वाली नीति ये चलती रही थी। ठीक है, इसमें समय कोई अग्रेसन नहीं दिखाया था। ठीक, आगे देखते हैं क्या है, इस शब्द का उल्लेख पहली बार वायली, वही निष्क्रियता वाली बात कर रहा है। इस शब्द का पहली बार जो उल्लेख है वायली ने एक एडिनबरो रिव्यू के लेख में किया। फिर जॉन लॉरेंस ने यह शब्द विशिष्ट रूप से जुड़ा हुआ, किससे, जॉन लॉरेंस से जो है ये सब शब्द जुड़ा है। ठीक है, आगे क्या है, लिटन का समय पर आप जानिए बहुत क्वेश्चन बनता है, 1786 से 1880 तक। फिर इसे अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में हस्तक्षेप करने के लिए मतलब कि जाना जाता है, मतलब इसकी ये नीति अपनाई। ठीक, आगे क्या है, मेजर सिंडमन गवर्नर उसको बनाया था वहाँ का। ठीक, आगे क्या है, आगे आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक व सैनिक सुधार करने का श्रेय किसे जाता है, क्लाइव को जाता है। ठीक, आगे देखते हैं क्या है, बनारस विद्रोह राजा चेत सिंह द्वारा 1781 में किया गया। ठीक, फिर 1806 में बेल्लोर मद्रास की सेना के भारतीय सैनिकों ने एक विशेष प्रकार की पगड़ी पहनने, दाढ़ी मुड़वाने तथा तिलक न लगाने के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस समय जो गवर्नर जनरल था जॉर्ज बार्लो था। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार जो है भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था, तो 1806 में। कहाँ पर, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, जॉर्ज बार्लो था। ठीक है, इसको आप जरूर ध्यान रखिए। ठीक, आगे देखते हैं क्या है,
इस समय बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई थी 1806 में। इस विद्रोह को 1857 की क्रांति का पूर्वगामी कहा जाता है। 1806 को एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी 1857 सैनिकों ने भाग लिया था और यहाँ पर भी जो है सैनिकों ने ही भाग लिया था, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में दरोगा की कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व कहा जाता था। मतलब जो दरोगा होता था वो कंपनी का क्या था, शान शौकत, इसी को मतलब कहा जाता था, ठीक है। इसका ये प्रतिनिधित्व था, ठीक। 1833 में इसकी नियुक्ति हुई, 93 तक नियुक्ति थी। अब आगे देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ जाता है। अक्सर क्वेश्चन यहाँ से गलत ही होते हैं लोगों की, अगर ध्यान से नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। इसलिए हम हर को क्या मार्क किया हर को, ठीक है। चलिए पहले क्या था, आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था, 1814 से 1816 के बीच में, ठीक। इसी के तहत जो है नेपाल को भारत का अंग बना लिया गया, ठीक है। किसके समय हुआ था, हेस्टिंग के समय कब गए, 1813 से 1823 तक, ठीक। आगे देखते हैं सुगौलिक संधि कब हुई थी, 1815 में, लेकिन लागू कब हुआ, 4 मार्च 1816 को, ठीक। इसे आप जानते रहिए। फिर आगे क्या है, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब, 1817 से 18, यह आसान भी है, 1817 फिर 18, ठीक है। आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 तक, ठीक है। आगे क्या है, ये क्वेश्चन है, टॉमस मुनरो का समय 1820 से 1827 तक मद्रास के ये क्या था, गवर्नर था। इसने जो रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक माना जाता है। जो कहाँ ये लागू किया था, मद्रास, बम्बई, मतलब कुछ बम्बई में, फिर असम, कुर्ग में ये लागू किया था। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि ये स्थान मतलब कहाँ भी ये चीज़ लागू हुआ था, ठीक है। आगे क्या है, विलियम बेंटिक ने 1831 में मैसूर, क्या है, 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि यहाँ भी जो है अधिक कुशासन व अव्यवस्था थी, ठीक है। इसी तरीके जो है क्या था, वो डलहौजी ने क्या था, इसी आधार पर तो डलहौजी जो अवध का भी तो विलय किया था, ठीक है। तो आप इसको जानते रहिए, ठीक है। आगे क्या है, एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से तो वहाँ क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं कि 1837 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया, ठीक है। अब क्या है, आगे धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, सती प्रथा का उन्मूलन, नियम 17 के तहरीक, सब किसके समय होता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय पर ये सब चीज़ें हुआ था। कि जैसे ठगी प्रथा का अंत होना, फिर आपको पता है सती प्रथा का ये खात्मा होना, राजा राम मोहन राय की सहायता से ये किए थे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, हिल असेंबली प्लान किससे संबंधित है। तो जब हम समझिए, हिल असेंबली प्लान आदिवासी की उन्नति के लिए ये किया गया था। कौन, संथाल रीजन में, संथाल परगना के राजमहल क्षेत्र में पहला ब्रिटिश कलेक्टर कौन था, अगस्टा क्लीवलैंड द्वारा, मतलब ये सब चीज़ हिल असेंबली ये सब चीज़ लाया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, ग्वालियर का विलय अंग्रेजों द्वारा नहीं किया गया था, ठीक है। आगे क्या है, बघात का विलय 1850 में, अवध का 1856 में, बघात 1850, ठीक, 1856 में अवध का। आगे क्या है, डलहौजी का वास्तविक नाम क्या था, एंड्रूज ब्राउन रैमजे, ठीक। आगे क्या है, 1843 में चार्ल्स नेपियर ने सिंध का पूर्ण विलय कर लिया। कब, 1843 में चार्ल्स नेपियर ने सिंध का पूरी तरीके से क्या कर दिया, विलय कर लिया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्या है, सिक्किम का क्या है, आगे सिक्किम का भारत में विलय किया, कौन किया भाई, 1850 में कौन किया था, ये डलहौजी ने किया था, कौन, सिक्किम का विलय, ठीक। आगे क्या है, विधवा विवाह उन्मूलन जो है नियम 15 के तहत ये किया गया था, ठीक है। कौन, ये विधवा विवाह उन्मूलन धारा 15 के तहत, नियम 15 के में विधवा पुनर्विवाह अधिकार लागू किया गया, ठीक है। मतलब विधवा लोग होते हैं वो पुनः विवाह कर सकती थी, ये कैनिंग के समय हुआ था, ठीक है। यही सब रीजन था, तभी जो आक्रोश था मतलब क्या था, अंग्रेजों के प्रति हुआ, तभी तो 1857 में इतना विशाल विद्रोह हो गया, ठीक है।
आगे देखते हैं क्या है, कैनिंग के समय ये चीज़ हुआ था। आगे देखते हैं क्या है, इंडियन ग्रोथ स्टडी, ध्यान रखना है, सब्सक्राइब आपको करना है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन, उत्तराधिकार, क्या भाई इसमें उत्तराधिकार को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया कब, 1858 की सामग्री मतलब घोषणा के बाद। कहने का मतलब है जब 1858 की 57 की क्रांति हो गई, जब अंग्रेज लोग अच्छे से यहाँ पिटा गए, तब लोग जो है गोद लेने के अधिकार को पुनः जो है वो लागू कर दिए, ठीक है। आगे क्या है, ये महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री महारानी नियुक्त किया कब, 1877 में, मतलब 1857 की क्रांति के 20 साल बाद ये सब चीज़ें हुआ, ठीक है। इस तरह आप जानते रहिए 1877 में किया गया। आगे और सम्राट जॉर्ज पंचम सॉरी सात है सप्तम को वर्ष 1903 में और जॉर्ज पंचम को 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं दास प्रथा एलन बरो द्वारा नियम 5 के तहत क्या गया, इसको समाप्त किया गया था। आगे क्या है, ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में हुआ था, ठीक है। जैसे देखो इसको याद करने का अच्छा मेथड है, जैसे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1800 आप समझो 3 है ना, 3 और 5, ठीक है। मतलब यहाँ 2 3 5, ठीक, आप समझिए। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805, ठीक, किसके समय, वेलेजली के समय हुआ था, ठीक है। ये वेलेजली के समय हुआ था। फिर लॉर्ड हेस्टिंग के समय 1817 से 18 में जो हुआ था, तीसरा जो युद्ध हुआ था, इसी में क्या था, उनकी पेशवाई को समाप्त कर दिया गया। कब किया गया भाई, 1818 में इसकी पेशवाई को समाप्त कर दिया गया। आगे क्या है, मेटकाफ ने राजपूताना विदेशी रियासत के साथ 1817 से 18 की अधीनस्थ संधि से बातचीत की। आगे क्या है, देखिए जितना लिखा है मतलब जितना था वो सब हमने आपको यहाँ इंक्लूड किया, इसलिए कुछ आपको लगेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं भी है, लेकिन एक बार आप पढ़े रहेंगे, मान लीजिए आता है क्वेश्चन तो आपको बन जाएगा, ठीक है। वो भी आप पीछे वाला देने जा रहे हैं, कोई वनडे टाइप वो नहीं है, ठीक। आगे देखते हैं क्या है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत 1870 में किसके समय हुई, लॉर्ड मेयो के काल में आरंभ हुई। अफगानिस्तान के प्रति क्या था, आक्रामक नीति अपनाई, ठीक, कौन, लॉर्ड लिटन, ठीक। आगे हो गया कर्जन, अभी समझ देखो समय अवधि, अगर आप अच्छे से देख लेंगे पूरा वीडियो, आपको हिस्ट्री करा देंगे, तो आप समझ लीजिए कि जैसे गवर्नरों का कार्यकाल कब से कब था, ये आपको याद हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पत्रिकाएं भी याद हो जाएंगी, इम्पोर्टेंट जो युद्ध हैं वो भी याद हो जाएंगे आपको, जो संधि वगैरह की गई वो भी याद, ये सब आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। एक बार पूरा हमारा जो भी आएगा वो प्रयास करेंगे, जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसको हम 2 से 3 वीडियो में इसको हम कंप्लीट कर दें, ठीक है। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं कितना ज़्यादा हो सकता है कि हमारा प्रयास तो है कि 2 ही वीडियो में पूरा कर दें, ठीक है। तो कर्जन जो समय है 1899 1905, ठीक। डफरिन डफर था, अभी समझो डफरिन डफर था, तभी तो कांग्रेस की स्थापना ये करा दिया, ठीक है। तो 1884 से 1888, ठीक, डफरिन डफर 1884 इसीलिए चौपट हुआ, ठीक। ऐसे आप याद सकते हैं 4 साल का कार्यकाल था। हार्डिंग 1910 से 1916, ठीक, 1910 से 1916, ठीक। इसी के समय वही हुआ था ना, दिल्ली को क्या था, भारत की राजधानी घोषित किया गया था। फिर आगे देखते हैं क्या है, लॉर्ड मेयो 1859 69 से 1872, ठीक है। इसी के समय क्या हुआ था, पहली बार जनगणना इसी के समय शुरू किया गया था, ठीक है। एलन बरो 1842 से 1843, ठीक है। ये क्या किया था, अफगानिस्तान सिंध में क्या था, इसने हस्तक्षेप किया था, इस तरह आप जानते रहिए। एलन बरो के समय 1842 से 44, तो 3 बार अगर इसको अच्छे से आप पढ़ लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको तो आपको पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881, ठीक। इसमें क्या है भाई, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक और ठीक रोक था, और क्या था, और 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्य अवधि की जो समय थी 9 घंटे था, ठीक है। मतलब 7 वर्ष से बच्चे वो काम पर नहीं करेंगे,
बाकी जो 7 से 12 वर्ष के जो बच्चे होंगे 9 घंटे काम करने को उनको डिसाइड किया गया, ठीक है। और महीने में 4 दिन की छुट्टी, वही जो संडे वाली छुट्टी आज मिलती है, इसमें भी वो चीज़ प्रावधान था, ठीक है। आगे क्या था, इसमें महिलाओं के लिए, बिल्कुल इसमें महिलाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसीलिए ऐसा पीछे में असर्सन कथन बना देगा, ठीक है। कैसे दे देगा कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में आया, बिल्कुल सही है। इसमें जो है 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया, बिल्कुल उसमें रख देगा महिलाओं को रात में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। आगे लिख देगा 4 दिन की छुट्टी थी, ठीक। अगर आपको लगेगा नहीं पढ़े रहेंगे सब सही सही सही, महिलाओं के बारे में सोचेंगे बिल्कुल होगा तो ये सही होगा, इसलिए आप ध्यान रखिए इसमें महिलाओं के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, यह नियम लोखंडे भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने में अग्रगामी थे, ठीक है। ये चलते हैं आगे। अब 1861 में कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था, ठीक। फिर 10 साल बाद 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए सरकार अलग अलग विभाग बनाई। फिर कर्जन जब आता है, कर्जन इतिहासकार था, ये हिस्ट्री में इसके बहुत रुचि था। इसी दौरान क्या हुआ, 1899-1905 के दौरान 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को स्वीकृति दिया एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया, ठीक है। पीसी का निर्देशन क्या हुआ था, हड़प्पा की जो खुदाई वगैरह हो रही थी पीसी के समय भी बढ़िया से वो सब चीज़ें होने लगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है आगे इसमें। आगे प्राचीन स्मारक, ठीक। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट कब आया था, 1904, ठीक। देखो प्राचीन स्मारक की बात कर रहा है 1904, आपको बता दिए थे कर्जन के समय, ठीक। इसमें क्या था, 50,000 पाउंड की धनराशि इसमें आवंटित की गई थी, किसके लिए, इस स्मारक के संरक्षण के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, कर्जन 1901 में इम्पीरियल कैडेट कार्प्स की स्थापना की। आगे क्या है, जिसका उद्देश्य देसी नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। ये क्वेश्चन बनेगा, इंपीरियल कैडेट कार्प्स का संबंध किससे था, तो इसमें क्या था, सैनिक शिक्षा भी दे सकता है, फिर देसी नरेशों के राजकुमारों सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा देना, ठीक। आगे देखते हैं क्या है, हार्डिंग समय फिर आ गया ना, हार्डिंग से पहले बताए थे 1910-1916। इसमें कई बार हम उसको रिपीट किए ताकि जब आप पढ़ेंगे 2-3 मतलब एक भी बार अगर रिवाइज कर लेंगे अच्छे से आपको याद हो जाएगा। फिर आपको आ गया ना, हार्डिंग समय 1910-1916, फिर चेम्सफोर्ड 1916 से 1921, चेम्सफोर्ड 1921, ठीक। रिबिन 1926 से 1931, ठीक, 1926 से 1931। अभी आगे फिर भी मिलेगा। फिर देखते हैं लॉर्ड रीडिंग कौन था, 1921 से 1926। देखिए भारत के एकमात्र जो यहूदी गवर्नर जनरल थे, मतलब वायसराय थे, यही कौन थे, ये लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। आप इसको जानते रहिए कौन थे, लॉर्ड रीडिंग, ठीक। एकमात्र यहूदी ये वायसराय थे। आगे क्या है, इन्हीं समय रॉलेट एक्ट निरसन मतलब समाप्त हुआ। आगे क्या है, वर्नाक्यूलर एक्ट 1878 में अर्सिकन पेरी एक्ट, इस एक्ट के विपरीत गामी था, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी पीढ़ी की प्रगति के लिए घातक बताया गया, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, इसके बारे में और भी बहुत चीज़ कहा गया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में। देखते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या कहते हैं, इसे आकाश से वज्रपात कहा, ठीक है, ये आकाश से वज्रपात कहा। आगे क्या देखते हैं, विलय, सिक्किम का विलय बताए थे 1850 में हुआ, पंजाब का विलय 1849 में हुआ। देख रहे हैं 1839 में कौन, रणजीत सिंह की मृत्यु होती है और 10 साल के बाद देख रहे हैं पूरी पंजाब को क्या हुआ, पूरी तरीके से अंग्रेज विलय कर लेते 1849 में, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या है, आगे फिर देखते हैं बर्मा का विलय कब, 1853 में हुआ, ठीक, 1853 हुआ। फिर झांसी का विद्रोह, झांसी का विलय 1854 में हुआ, ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है, ये ब्रिटिश
अर्थव्यवस्था देखने से पहले देखिए भाई, इंडियन ग्रोथ स्टडी चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। आगे देखते हैं फिर अब ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का देखते हैं भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कन्फ्यूजिंग वाला, इसलिए इसको हम बहुत विधिवत रूप से इसको हम लिखे हैं, ठीक है, ताकि आगे दिक्कत आपको ना हो, ठीक है। देखते हैं, ठीक। ये देखो, पहला क्या है, इसी को अस्थाई व्यवस्था कहते हैं, अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं, ठीक। इसी को इस्तमरारी व्यवस्था भी कहते हैं। इसी को जो है जागीरदारी व्यवस्था भी कहते हैं, या मालगुजारी व्यवस्था, या बीसवेदारी व्यवस्था। देख रहे हैं, इसी के जो अस्थाई व्यवस्था कितने सारे नाम हैं, इस सब को हम आपको यहाँ लिखे हैं, ठीक है। आलस हम बिल्कुल नहीं किए, इसलिए आप भी आलस मत करिएगा वीडियो को मतलब पूरा ना देखने का, इसलिए आप आलस छोड़िए और वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक। इसको लागू किया, ठीक है, कहाँ कहाँ लागू किया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, ठीक। इसे क्षेत्रों पे लागू किया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी। भारत कुल कितने परसेंट क्षेत्रों पर लगाया था, तो 19%, 19% क्षेत्र पर लगाया था। इसका जो कर कितना होता था, 10/11 भाग कंपनी रखता था, और 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए मतलब ये रखता था, ठीक है। कौन रखता था, जो वसूल कर देता था, ठीक है, मतलब जमींदार, ठीक। आगे देखते हैं क्या है, आगे इसमें है रैयतवाड़ी। क्या इसमें रैयतवाड़ी की बात कर रहा है, अब अस्थायी व्यवस्था हो गया। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को जो लाया था टॉमस मुनरो। देखो, रस रैयत है, वाड़ी, ये 2 बार रा आ रहा है ना, तो समझो टॉमस मुनरो। आप यहाँ मुनरो को देखो, और कर्नल रीड और कैप्टन रीड, ठीक। टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने इसको सर्वप्रथम जो है इम्प्लीमेंट किया था, किसको, रैयतवाड़ी। कहाँ पर जो है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु के कहाँ, बारामहल में लागू किया। फिर मद्रास, फिर जो है मद्रास, बम्बई, फिर मद्रास मुंबई के कुछ हिस्सों, फिर पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में, ठीक। और कुल भारत के कितने क्षेत्रफल पर था ये, 51% भाग पर ये था, कौन, ये रैयतवाड़ी, ठीक है, ठीक। इसमें क्या था, आगे आप देखते हैं, ये तो दूसरा और तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या था, महलवाड़ी था। ये कहाँ पर था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत मतलब एमपी, और पंजाब। एक कितना परसेंट था, 30% क्षेत्र पर लागू था। वो कितना था, वो 19% था। और वाला कितना था, मतलब स्थायी व्यवस्था वाला कितना था, जमींदारी व्यवस्था 19% था, ठीक है ये। और रैयतवाड़ी वाला कितना था, 51%। जो बचा महलवाड़ी वो कितना है, वो 30%, ठीक है। यही इतना ही इनका कर का व्यवस्था होता था। इसमें महलवाड़ी में क्या होता था, इसमें जो होता था ज़मीन का मालिकाना हक जो होता एक गांव को दे दिया जाता था, ठीक है। वो गांव वाले मिल करके जितना राजस्व चुकाना होता था वो सब मिल करके वो मतलब देते थे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है, ये हो गया। इम्पीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग आयतों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में, इसमें विस्तार से मतलब इसमें डिटेल में लिखे मतलब है मेंशन किया गया है। देखते हैं क्या है दादा भाई नौरोजी के बारे में। दादा भाई नौरोजी के लेख कौन, मतलब पहले जानते हैं कि समय कब से कब तक था भाई, 1825 से लेकर 1917 तक, ठीक है। ये मतलब जीवित थे। इनका जो पुस्तक लेख था, इंग्लैंड डेप्थ टू इंडिया, इनका ये लेख है। आगे क्या है, इनकी एकदम फेमस पुस्तक है, अनलिमिटेड बार पूछी गई है, क्या, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक, पहली किताब। दूसरी क्या है, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये हो गया। आगे देखते हैं क्या है, रमेश चंद्र ने भी धन के बहिर्गमन के सिद्धांतों का मतलब धन के सिद्धांत पर बल दिया था। इनकी जो पुस्तक क्या है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया कौन लिखा था, ये रमेश चंद्र जी, ठीक। आगे देखते हैं क्या है, ये 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर जो है बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था, ठीक है, ये, ठीक। आगे क्या है, 1865 में मतलब दादा भाई नौरोजी और W.C. बनर्जी ने मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया, ठीक। कब किया था, 1865 में
दादा भाई नौरोजी और WC बनर्जी के साथ मिल करके। आगे क्या है, 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर दादा भाई नौरोजी जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे अपने लोकसभा है उसके लिए वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स है, जैसे अपने राज्यसभा है वैसे इनके यहाँ है हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक, के लिए मतलब चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। देख रहे हैं, विदेश में जाकर के ये क्या है, वहाँ पर ये जो है सांसद बन गए, कौन, दादा भाई नौरोजी मोहन, ठीक है। ये चुने जाने वाले पहले मतलब ये ऐसे भारतीय थे, ठीक है। आगे क्या है, अब देखते हैं बिहार में परमानेंट सेटलमेंट में लागू होने का कारण, ठीक है, क्या है, भू राजस्व का निर्णय करना था, ठीक है। आगे क्या है, आगे इसमें है 1885 में बंगाल बिहार में भूमि पर किराए के अधिकारों को बंगाल के किराएदारी एक्ट के द्वारा ये किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं ये भू राजस्व, अब देखते हैं। फिर आ गया इंडियन ग्रोथ स्टडी को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई, अगर पहली बार देख रहे हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्या है। भू राजस्व की अस्थायी और रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई, कहाँ, मद्रास और पंजाब में, ठीक। आगे क्या है, आगे, ठीक, अंग्रेज़ों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू की, कहाँ, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। इसमें किसानों द्वारा सीधे सरकार को लगान और सरकार रैयत को पट्टे देती थी, रैयत मतलब किसान को पट्टे देती थी, ठीक है, कि आपको इतना कर वगैरह देना है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य का निर्धारण किया जाता था, ठीक है। ऐसा ही शेरशाह सूरी के समय भी होता था। आगे क्या है, आगे इसमें पंजाब भूमि हस्तांतरण एक्ट कब आया था, 1900 में आया, पारित किया गया था, जिसने कृषकों की भूमि पर गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया, ठीक है। जो किसान लोग होते थे उनकी भूमि गैर किसानों को हस्तांतरित होना समाप्त कर दिया गया, ठीक है। असम में सर्वप्रथम चाय की कंपनी की स्थापना कब हुई, 1839 में हुआ, और इसमें 5 लाख रुपया से इसकी कंपनी की स्थापना की गई। इसमें क्या है, इंग्लैंड की मदद से, मतलब इंग्लैंड में स्थापित, और नजीरा व असम में, ठीक है, ये हुआ इंग्लैंड द्वारा स्थापित किया गया था, कहाँ पर, नजीरा व असम में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, द असम कंपनी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। आगे क्या है, भारत की सबसे पुरानी व्यवसायिक कंपनी कौन थी, चाय की कंपनी है, जो आज भी कार्यरत है, देख रहे हैं, आज भी ये कंपनी कार्यरत है। अब देखते हैं जजमानी व्यवस्था कहाँ पर थी, उत्तर भारत में, 12 बलूत ये महाराष्ट्र में, मिरासी तमिलनाडु में, अडाडे कर्नाटक, ठीक। ये आप जानते रहिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप समझिए कि गलत होने के अलावा और कोई चांस नहीं होता है, गलत होगा या तो तुक्का से ही सही होगा, ठीक है, इसलिए आपको विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। आगे क्या है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कितना व्यय होता था, देख रहे हैं, 40% सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का मतलब इस पर जाता था, सेना पर, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूलन था, ठीक है। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था, ठीक। आगे देखते हैं क्या है, 1870 से 1905 के बीच भारतीय बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक पहलू को विश्लेषित किया। इसमें 3 लोगों का योगदान था, किन 3 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था, इसमें पहले योगदान था जैसे दादा भाई नौरोजी थे, महादेव गोविंद रानडे थे, ICS अधिकारी रमेश चंद्र दत्त थे, ठीक, 3 लोग थे। इसके अतिरिक्त भारत में आर्थिक इतिहास GV जोशी ने भी लिखा। फिर जी सुब्रमण्यम अय्यर ने इसने अपनी पुस्तक क्या लिखा था, पत्र में द हिंदू समाचार पत्र लिखा, जिसके संपादक कौन था, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है BPSC TRE 3 में ये क्वेश्चन मतलब पूछा हुआ है, ठीक है। हिंदू समाचार पत्रिका का संस्थापक कौन था, समानता लोग यही जानते हैं, सुब्रमण्यम जी, और यही ऑप्शन सही भी करते हैं, लेकिन उसमें एक कोने में ये भी दिया हुआ था और 2-3 लोगों और दिया था, ठीक है। इस आधार पर एक से अधिक वाला ऑप्शन यहाँ सही हुआ था, ठीक है। इस तरह आप जानते रहिए,
अगर कभी या सुब्रमण्यम आए तो ठीक है, एक से अधिक वाला दे तो आप समझिए कि वही होगा ऑप्शन, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की। ये प्रकाशित कब हुई? 1901 में। कहाँ से प्रकाशित हुई? लंदन में। किसने किया था? सोनेस चैन के द्वारा मतलब प्रकाशित ये हुई। आगे क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स जो है भारत के विषय में क्या तर्क देता है? कार्ल मार्क्स ने भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति को क्या कहा? घिनौनी कहा, घिनौनी कहा, ठीक। अब देखते हैं भाई फिर इंडियन ग्रोथ स्टडी को इसीलिए लिख लिए, सब्सक्राइब करने के लिए कहना हम भूल जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। देखते हैं दक्षिण भारत में क्या नीति थी अंग्रेजों की। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है किसे? सर आर्थर को माना जाता है, ठीक है। सर आर्थर कॉटन को। ये सिंचाई विभाग के अभियंता थे, ठीक है। ये दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था के अग्रदूत भी थे, ठीक। इस तरह आप इसको जानते रहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन सब बने हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। अब कहने की कोई बात ही नहीं है, जितने क्वेश्चन सभी बने हुए हैं, इसीलिए तो इसका घटना चक्र पूर्वावलोकन कहा जाता है, जितने पीवाई की क्वेश्चन आ जाओ, ठीक है। तो औरंग, देखो ये क्वेश्चन विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए, ये शब्दावलियाँ हैं। औरंग क्या है? एक फारसी शब्द है, ठीक है। देखो दिखने में लग रहा है जैसे इंग्लिश शब्द है, लेकिन नहीं, ये फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है गोदाम या वर्क शॉप्स, ठीक है, ये होता है। फिर क्या है? मिरारी, मिरारी क्या है? अरबी शब्द है मिरारी। देखो रीरी आया अरबी, ठीक है, बड़ी मात्रा यहाँ, बड़ी मात्रा यहाँ। तो क्या है? मिरारी क्या है? अरबी शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है भाई? उत्तराधिकार होता है, ठीक। आगे क्या है? बेनियान है। बेनियान क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का ये भारतीय एजेंट बेनियान, ठीक। बेनियान या बनिया आप समझ लीजिए, बनिया या बनियान जो भी हो, इसे क्या समझ लीजिए भाई, ठीक है। इससे कोई पर्सनली नहीं लेगा, ठीक। याद करने को भाई वो है। अब आते हैं आगे ना, बहुत चर्चित, बहुत इम्पोर्टेंट आप कह दीजिए, 1857 का विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं। क्या है? ये कैनिंग के समय ये घटित हुआ। कैनिंग जो है सिंधिया के बारे में क्या कहता है? सिंधिया के बारे में कहता है, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाता तो मुझे कल ही अपना बोरिया बिस्तरा गोल करना होता, ठीक है। अगर सिंधिया लोग जो है अंग्रेजों के साथ ना देते तब। तो आगे क्या कहता है सिख सरदारों के बारे में? सरदारों ने तूफान के आगे तरंग रोधक की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। ये कैनिंग कहता है। देख रहे हैं किसके बारे में? किसके बारे में? सिंधिया के बारे में और सरदार स्पेशली सिखों के बारे में, ठीक। आगे देखते हैं क्या है। अंग्रेजी, आगे देखते हैं अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल हुई? जिसके कारण 1857 की विद्रोह, 1856 में कब? दिसंबर में ये शामिल हुआ था, ठीक है, ये हुआ। आगे देखते हैं मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी के एक सैनिक थे, ठीक। ये आप जानते रहिए, 34वीं और किस कंपनी के? 6वीं में से एक क्या थे? सैनिक थे, ठीक। अब आगे देखते हैं इंडियन ग्रोथ स्टडी। भाई सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे आप लोग, समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, इसीलिए कहने की आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी, ठीक। अब आगे क्या है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे मतलब क्या था? साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था बख्त खां को। ये मतलब इसी को अपना सैनिक कमांडर नियुक्त किया था। बहादुर शाह वैसे बहुत बूढ़ा हो गया था। ये कंपनी की ओर से लड़ने वाले पहले अंग्रेज अफगान, मतलब ये पहले अंग्रेज अफगान थे, मतलब ये अंग्रेज लड़ने वाले ये अफगानी थे, ठीक है। कौन? बख्त खां। युद्ध में भाग लिया और ये अपने बड़े पुत्र मिर्ज़ा मुग़ल और मिर्ज़ा जहीरुद्दीन, ये इसी दोनों नाम है जो भी समझिए, में मुख्य सेनापति घोषित किया। मतलब उनको भी घोषित किया, इनको घोषित किया, ये अपने बेटा को घोषित कर दिया, ठीक है भैया तू भी लड़, और अंग्रेजों को भगा। आगे क्या है। 1857 में लंदन से प्रकाशित टाइम्स समाचार पत्र में WH रसेल ने लिखा क्या? उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। कौन देखेगा भाई तुमको जो उत्तर भारत में, ठीक।
आगे क्या है, 11 मई, 11 मई को विद्रोह कहाँ पहुँच गया, दिल्ली पहुँच गया। फिर 5 जून को, 5 जून को 5 जून 1857 कहाँ पहुँच गया, कानपुर में। फिर लखनऊ में कहाँ पहुँच गया, 30 मई 1857 को। फिर ये दोनों एक ही है भाई, ठीक है। जून को, 5 जून को ये लखनऊ अवध दोनों जगह पहुंच गया, कानपुर लखनऊ ये बगल बगल में है। 30 मई को झांसी में, ठीक है, ठीक है। ये उल्टे बता दे रहे हैं आपको। ये कानपुर में 5 जून को 1857 को पहुंचा, अवध में 30 मई को पहुंचा, झांसी में जून में पहुंचा, ठीक है। फिर और 17 जून को ये बेचारी, मतलब ये रानी, ये झांसी की रानी क्या कहता है उनका, वो शहीद हो गई थी, ठीक है। इसी में वो वीर गति को प्राप्त हो गई थी। और किससे हीरोज से, ठीक है, हीरोज से ही वो मतलब युद्ध की थी, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ अंग्रेज भी मराए थे, ऐसी बात नहीं, सिर्फ भारत वाले ही मतलब शहीद हुए। निकलसन ने 3 महीने की घेराबंदी के बाद 20 सितंबर 1857 को अंग्रेज़ों द्वारा दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया गया, ठीक है। आगे क्या, अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे, अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। आगे क्या है, तात्या टोपे को उनका विश्वसनीय मित्र, तात्या टोपे का उनका विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने धोखे से अंग्रेज़ों से मिलकर उन्हें पकड़वा दिया, और पकड़वा कर जो है शिवपुर लाया गया, और जहाँ 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। और यहीं से माना जाता है कि अब ये युद्ध मतलब 1857 की मतलब युद्ध समाप्त हो गया, मतलब ये विद्रोह। आगे क्या है, 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह वीरगति को प्राप्त हुए, 26 अप्रैल 1858। देखो इसके बाद सभी, इसके पहले सारी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। अंततः दिसंबर 1858 में पटना डिवीज़न के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल के गोलंदाज फौज ने मेजर बिसेंट आयर के द्वारा इसको दबा दिया था, ठीक है। मैं पटना वाले विद्रोह की बात कर रहे हैं। आगे क्या है, आउवा के ठाकुर कुशल सिंह, आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया, ठीक है। आउवा के ठाकुर कहने मतलब है जैसे जगदीशपुर के मतलब कुंवर सिंह थे जगदीशपुर के, ठीक है, उसी तरीके से आउवा के ठाकुर साहब भी थे, ठीक है। ये दो सेना को हराए, किसको, अंग्रेज़ों को भी हराए, और जोधपुर ये जो अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ रहे थे, ठीक है, जो अंग्रेज़ों को साथ दे रहे थे, ठीक है। आगे क्या है, अजमेर, नीमच, आउवा 1857 विद्रोह के ये केंद्र थे, ठीक है। यहाँ पर विद्रोह वगैरह हो रहा था, ठीक है, अच्छे खासा। आगे क्या है, 1857 के विद्रोह में शहादत खान इंदौर में अंग्रेज़ों से संघर्ष किया। कौन किया, इंदौर में शहादत खान, ठीक है। आगे क्या है, आगे फाजिल मोहम्मद खान भोपाल से 1857 में संघर्ष कर बलिदान दिए, ठीक है। ये है उर्दू शायर, ये देखते हैं उर्दू शायर जो है, उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब, ये जो है उस समय ये थे, ठीक है। उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का जन्म 1900 क्या है 1797 में इनका जन्म हुआ था, आगरा में हुआ था, ठीक है। ये 15 फरवरी 1859 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। उस समय जो हुआ था, मिर्ज़ा गालिब जो थे ये 1857 की क्रांति को ये जो है अपनी आंखों से देखा था, ठीक है। और उसका इन्होंने भी अपने शेर व शायरी में इसको भी ये बयां किए थे, ठीक है। इंडियन ग्रोथ स्टडी, ठीक है, ध्यान देना है, सब्सक्राइब करना चैनल। आगे देखते हैं, फिर हैदराबाद का निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम ने कभी अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया था, ठीक है। हैदराबाद के निज़ाम ने कभी भी भैया अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया था, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, त्रावणकोर के दीवान वल्लू थम्पी द्वारा 1809 में अंग्रेज़ों के द्वारा विद्रोह किया गया, ठीक है। अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया भाई, ठीक है। आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे, ठीक है। जबकि मुंगेर क्षेत्र अप्रभावित था। एक क्वेश्चन कई बार पूछेगा, मुंगेर क्षेत्र अप्रभावित थे, जो कि यहीं पर कासिम ने क्या किया था, बंदूकों की खूब स्थापना बाद में किया था, ठीक है। बंदूक, गोला, बम की ये कारखाने यहाँ स्थापित किया था, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, ये संभलपुर में नेतृत्व कौन कौन कहाँ किया,
संबलपुर में सुरेंद्र शाही, गंजाम ये राधा कृष्ण, दंड सेना कश्मीर गुलाब सिंह। लखनऊ में अपना जीवित जीवन कौन खोया था? हाँ ये देखो, हम बताए ना, सिर्फ भारत वाले नहीं मरे थे 1857 में, बहुत अंग्रेज लोग भी इसी में वो भी मारे गए थे। लखनऊ में अपना जीवन कौन खोया था? नील हैवलॉक लॉरेंस। ठीक, ये पीजीटी में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, पीजीटी 2021 में क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। ठीक है, जो 15,000 वैकेंसी हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लखनऊ में कौन कौन मारे गए थे। नील हैवलॉक लॉरेंस, आपने ट्रिक बता दिया, YEL। ठीक, दिल्ली में निकलसन, छोटी की मात्रा है दिल्ली में और छोटी की मात्रा निकलसन में, तो इस आधार पर आप याद करिए, दिल्ली में निकलसन। ठीक, ये मारा गया था, मतलब। आगे देखते हैं 1857 का षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? भाई जेम्स आउटक्रम और W टेलर ने बताया कि भैया षड्यंत्र किया गया अंग्रेजों के खिलाफ, मतलब किया गया। ठीक है, आगे क्या है? भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के कारणों पर लिखने वाले पहले भारतीय थे तो सर सैयद अहमद खां थे। या इन्हें ये कौन सी किताब लिखे? असबाब ए बगावत ए हिंद। ठीक, पहली बार इन्होंने सर सैयद अहमद खान ने किया। पहली बार ये हिंदू मुस्लिम बहुत हिमायती थे, बाद में चल के ये क्या किए, ये भैया क्या कहते हैं, ये अलग जो है मुस्लिमों के लिए डिमांड करने लगी, इसी सुविधाओं की मांग करने लगी, इसीलिए इन्हीं को जो है पहला पाकिस्तानी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, किसी ने कहा था, ध्यान नहीं है। आगे देखते हैं RC मजूमदार, डॉक्टर यशवंत सेन जैसे इतिहासकार 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद को भ्रूणावस्था में मानते थे। ठीक है, ये हो गया। हाँ, ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आपको फिर बता रहे हैं ज़्यादा चांस होता है यहाँ से क्वेश्चन गलत ही होता है। ये क्या है? छोटे अन्य आंदोलन। ठीक है, पहले देखते हैं नील आंदोलन 1859 से 1860 में हुआ। ठीक, सन्यासी जान लीजिए 1763 से 1800 में हुआ। संथाल 1855 1860। ठीक, संथाल 1855 1860। ठीक, तो ये आप जानते रहिए। अब पाबना विद्रोह 1873 से 56। ठीक है, हालांकि और अरेंज में आप याद करना चाहें, सबसे आप समझिए कौन था? सन्यासी वाला। कौन था? सन्यासी लोगों से पंगा लेंगे तो क्या होगा? सन्यासी खतरा हो जाएगा 17 पे, तो ये 1763 से है। ठीक, सन्यासी। फिर उसके बाद आप देखेंगे फिर संथाल। ठीक, अब देखेंगे जैसे यस बना लीजिए, यस। ठीक, तो सन्यासी पहले, फिर संथाल, फिर कौन हो जाएगा? नील, YEN। ठीक, फिर पी, YEN पी। ठीक, सब जान लीजिए, सन्यासी लोग जानते हैं, सबसे पुराने साधु बाबा लोग होते हैं सन्यासी लोग, तो सन्यासी हो गए। फिर संथाल, फिर नील, फिर पावना। ठीक, इस तरह भी आप जानते रहेंगे, तब भी आप अरेंज करने को भी देता है। ठीक है, तो आप चलते हैं आगे। अब क्या है ये? रैयत नील की खेती नहीं करना, रैयत माने किसान नील की खेती नहीं करना चाहते, किंतु उनसे एक अमान्य मूल्य पर खेती करवाई जा रही थी। ठीक है, अमान्य मूल्य मतलब छोटी सी राशि देकर जो है, जो उनको मतलब स्वीकार नहीं था, उस पर जो है खेती करवाई जाती थी। इसी संदर्भ में सरकार द्वारा मार्च 1860 में नील आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया था, नील आयोग की स्थापना कब की थी? तो 1860 में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। आनंद मठ किस पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, जिसे 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार रखा गया। ठीक है, और वंदे मातरम गीत गाया गया। ठीक है, 1896 में। अब आगे देखते हैं, फिर आगे ना पाबना विद्रोह आपको बताए ना, जो इम्पोर्टेंट होगा इतनी बार आपको रिवाइज करा देंगे कि आपको खुद ही याद है। फिर पाबना विद्रोह 1873 में 1896 तक, 76। फिर सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 में तक। ठीक, दक्कन विद्रोह 1875 से 1800। ठीक है, दक्कन किसान विद्रोह 1875। कोल विद्रोह, कोल भाई 1831 से
1832 तक, ठीक है, कोल विद्रोह हो गया। ठीक, आगे देखते हैं आगे, ठीक है। मुंगेर के बरिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग था, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? पटना था। अंग्रेज क्या था? अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित और गंभीर चुनौती इसने दिया। किसने दिया? इन्होंने ही दिया था। ठीक, आगे क्या है। रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी ने भारत में इसके प्रवर्तक थे, ठीक है। इनकी महत्वाकांक्षा पंजाब में सिखों और बंगाल में अंग्रेजों को मतलब भगाकर अपदस्थ करके भारत में एक मुस्लिम सत्ता को पुनर्जीवित करना था, ठीक है। तो ये आप जानते रहिए, बहावी आंदोलन का ये उद्देश्य कौन था? मुस्लिम सत्ता की स्थापना करना था, ठीक है। आगे क्या है। 1860 में पेशावर पर एक कब्जा भी कर लिए भाई, ठीक है। 1860 में पेशावर पर का क्या कर लिए? पेशावर पर कब्जा भी कर लिए और क्या किए? अपने नाम के सिक्के भी चलो, ये देखो, ठीक है। ये इतना सक्सेस भी हुआ, ठीक है। आगे क्या है, ये हो गया। अब देखते हैं कूका आंदोलन बहावी आंदोलन से मिलता जुलता था। ये दोनों धार्मिक रूप से आरंभ हुए। सामान्य उद्देश्य क्या था? पंजाब में ये भी शुरू हुआ। आगे क्या था? इन दोनों का सामान्य उद्देश्य था कि ये वही मतलब धार्मिक आंदोलन था, इसी वजह से, ठीक है। देखते हैं 1840 में भगत जवाहर मल द्वारा इन्हें सियान साहब भी कहा गया, ठीक है। ये सिख धर्म की बुराई को दूर करना चाहते थे, ठीक। 1872 में इसके नेता राम सिंह को रंगून निवासित कर दिया गया, जहां 1885 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्या है पागलपंथी, ठीक है। कौन सा आंदोलन है? और पानी पी लें। ये देखते हैं पागलपंथी, ठीक है। पागलपंथ क्या था? एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जो कहाँ पे था? गारो जनजाति से संबंधित था, जिसे उत्तर बंगाल के करमशाह ने चलाया था। उत्तराधिकारी कौन था? टीटू धार्मिक और राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। इसने जमींदारों के द्वारा मुजारों मतलब टीनेंट्स पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। फिर क्या था? 1825 में शेरपुर पर अधिकार कर लिया और राजा बन बैठा। इतना तेज था कौन? ये करमशाह टीपू, ठीक। ये राजा बन बैठा, इतना शक्तिशाली हुआ कि स्वतंत्र सत्ता का उपयोग करने लगा, ठीक है। इसने क्या था? जज, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर की भी ये नियुक्ति करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है फराजी देखते हैं भाई। फराजी विद्रोह के नेता दादू मियाँ थे। कब हुआ था ये? 1862। इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में सम्मिलित हो गए। ये हाजी शरियतुल्लाह के प्रेता थे, ठीक है, मतलब प्रवर्तक या प्रेता। फिर आगे क्या? वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया। कहाँ? केरल में 1851 में, ठीक है। आगे देखते हैं गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 में हुआ। नेतृत्व धनंजय ने किया। इसका नाम भी अच्छा है, गा से गंजाम, दा से धनंजय, ठीक, अच्छा नाम है ना। गुमसुर विद्रोह का नेतृत्व श्रीकर भांजा ने किया, ठीक। फिर इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सब्सक्राइब। आगे देखते हैं क्या है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया। कौन किया था? वासुदेव बलवंत फड़के, ठीक है। कब किया? 1854 से 1883। इन्होंने रामोसी जनजाति को प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और ये गिरफ्तार हो गए भाई, और इनको क्या काला पानी की मतलब सज़ा मिल गई। फिर काला पानी
फिर कहते आमरण अनशन किए, वहीं पर 1883 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। गडकरी गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन था? कोल्हापुर। कोल्हापुर कहाँ? 1800 महाराष्ट्र रीजन में 1844 में। मराठों की वंशानुगत कर्मचारी सेना ये कहा अपने आप को कहते थे। ठीक है, आगे क्या है? कोल विद्रोह। कोल आपको बता दिए ना, इससे पहले भी कोल वाला आपको मिल गया, दूसरी तीसरी बार। कोल विद्रोह का वो 1831 से 1832 में। ठीक, इसको कौन किया था? बुद्धू भगत ने। इसका क्षेत्र क्या है? छोटा नागपुर का पठार। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 वाले में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ये भी आप जानिए। ठीक है, जो हमें याद है हम आपको अच्छे बता रहे हैं। इसका रीजन कहाँ है? पलामू, हजारीबाग, मानसिंह। ये पूछा था, ये ये कोल आंदोलन का रीजन पूछा था। ये छोटा नागपुर, पठारिया, झारखंड ये दिया हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। बघेड़ा विद्रोह 1818 में कहाँ हुआ? बड़ौदा में। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आगे ना, बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 में। देखो 1764 में कहे मतलब है जब बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। ठीक है, जब 1764 में होने जा रहा था, तो उसी समय जो है अंग्रेजों की एक सेना की जो टुकड़ी थी, उसी ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ क्या था? बगावत कर दी थी। ठीक है, वही कह रहा है बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 में हुआ। ठीक है, बेल्लोर वाला को पढ़ा दिया 1806 में हुआ। ठीक है, कच्छ वाला को बता दिया 1819-31 में हुआ। फिर जॉर्ज बार्लो 1800, आपको पता ही है, जॉर्ज बार्लो के समय में ये बेल्लोर आंदोलन किए थे, मतलब विद्रोह किए थे, बगावत सैनिक द्वारा। इसका कार्यकाल 1805 से 1807 था। ठीक, उस समय ये गवर्नर था। आगे देखते हैं क्या। फिर कोल विद्रोह आ गया ना, 1831 से 1832। संथाल 1855 1856। संथाल कौन के थे? सिंधु और कान्हू। ठीक, ये क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार पूछ हुआ, अभी जो टीचर भर्ती वाला पेपर हुआ। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये देखते हैं अब भाई चेरो विद्रोह कब हुआ? 1800 में हुआ। बिहार के हो विद्रोह, ये बीपीएससी टीआरई 3 में आया था। हो विद्रोह कहाँ से रिलेटेड है? तो बिहार में है, 1821 से 1820 से 1821। ठीक है, चेरो 1800 में, और बिहार के हो 1831 हो। ठीक है, हो। ठीक, ऐसे आप समझ लीजिए। आगे क्या है। आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। ठीक है, आगे देखते हैं अहोम विद्रोह कब? 1828। अहोम विद्रोह 1828। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें देखो संथाल विद्रोह 1856 में हुआ था, सिंधु कान्हू ने किया था। अब देखते हैं संथाल विद्रोह 1855 में मेजर बारो को हरा दिया गया। ठीक है, देख रहे, मेजर बारो को पहली बार हरा दिया गया था। कहाँ? भागलपुर में था। ठीक है, फिर बाद में ब्रायन एंड लॉयड आए ने क्या किए? ये लोग क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह को दबा दिए। ठीक है, पहली बार भाई इनको हरा ही दिए बारो को। ठीक है, फिर क्या था? फिर गुक्को गुड्डा एक महत्वपूर्ण नेता थे। महाजन दीन दयाल की एक महत्वपूर्ण नाम है। ठीक है, चलिए इसको जाने दीजिए। आगे देखते हैं क्या है। संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया। ठीक है, आगे क्या है। इसमें क्या प्रावधान किया गया? किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। ठीक है भाई, देख रहे हैं ना, विद्रोह हुआ तो उसका परिणाम भी अच्छा इनको मिला। आगे क्या है। संथाल परगना में क्या था? को अति प्राचीन काल में नरी खंड कहा जाता था, जिसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। ठीक है, नरी खंड का मिलता है, ये झारखंड का रीजन है। ठीक है, आगे क्या है इसमें। आप बताइए ना, अभी क्वेश्चन बताए कौन कहाँ से, यहाँ पूछा भी है। भील विद्रोह कहाँ हुआ भाई? भील विद्रोह महाराष्ट्र में, कोल विद्रोह झारखंड में, रंपा विद्रोह राजू रंपा वाला आंध्र प्रदेश, संथाल विद्रोह भागलपुर बिहार, लसूड़िया आंदोलन गोविंद सिंह पंजाब। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। ठीक, आगे देखते हैं बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर सिंहपुर के चामकोपाई वन में सोते हुए, चामकोपाई वन था जंगल में, सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को रहस्यमय तरीके से इनकी मृत्यु हो गई। और इनका जो कार्य क्षेत्र था
रांची के भागलपुर तक था, ठीक है। तो इनका जो विद्रोह का जो क्षेत्र था रांची से भागलपुर तक, इनके जो बता देना, ये क्वेश्चन आया भी था बीपीएससी टीजीटी 2023 वाले में, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं भाई, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठक्कर बापा ने सबसे पहले जनजातियों को मतलब आदिवासी शब्द के लिए प्रयोग किया। इन्हीं को जो आदिवासी का मसीहा भी कहा जाता है, किसको, ठक्कर बापा को कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किया, ठीक। आगे क्या है, हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे, ठीक। ये हरिजन सेवक से संघ के महासचिव थे। ये आगे 1933 से 34 में गांधी जी के साथ भारत में भ्रमण किए। फिर क्या था, ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य भी ये रहे, कौन, ठक्कर बापा जी, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, देखना गांधी जी सबको लेकर चल रहे हैं, किसी समुदाय को छोड़ नहीं रहे, ठीक है। आदिवासी के लिए अभी दलित को भी अपने साथ रखें। फिर हौज या हो विद्रोह, आपको बता दिया, हौज या हो विद्रोह बिहार में 1820-21 में, ठीक। ये शायद दूसरी तीसरी बार ये आया ना, रिपीट हुआ ना, तो आपको पता होगा, याद हो गया होगा। आगे देखते हैं क्या है, वो खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 में, कौन, भागीरथी माझी के नेतृत्व में हुआ। फिर आता है संभलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र साई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया 1862 में, फिर आत्मसमर्पण कर दिए। अब आगे देखते हैं, 1875 में दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था, अकाल की छाया थी, ठीक है। फिर महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर लेना था, यही सब था इसका रीजन, इसका आंदोलन होने का। फिर देखते हैं आगे क्या है, एका आंदोलन। एका आंदोलन भैया देखिए अवध में होती है, कई बार क्वेश्चन पीसीएस में ये पूछा गया, ठीक है। एका आंदोलन ये तो जरूर पूछेगा क्योंकि यूपी स्पेशल का भी ये पार्ट बन जाता है। पावना आपको बता दिए 1873-76 बंगाल रीजन में। मोपला केरल में 1819-21 में, ठीक है। तेभागा आंदोलन 1846-47 में हुआ, ठीक है। ये किसानों के नेतृत्व में हुआ, ठीक। फिर ताना भगत आंदोलन हुआ भैया एक 1914 में। फिर जयंती आंदोलन 1860 से 63 में। देखो जयंतिया, तिया है ना, तिया से तो 1863 समझो, 1863, ठीक है। ऐसे आपको रिलेट कर लेंगे तो याद करने में आसानी होगी। राजू रंपा वाला बता दिए थे, रंपा 1859 से 80 के बीच में, ठीक, आंध्र प्रदेश में हुआ था। फिर भील क्रांति क्या कहाँ हुआ था, एमपी और महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। ये आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। एक दो बार आप पढ़ लेंगे, याद होगा, ठीक है। आगे क्या है, देखिए ऐसे समय आप जब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगर आप पढ़े हैं, जब 5 दिन बाद आप जाएंगे पेपर देने ना, तो आपको ये मानिए कि आराम से आप लगभग आता है तो 5-6 दिन बाद आप जो है क्वेश्चन को टेकल कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, कुकी विद्रोह भैया 1917 से 19 में हुआ, मणिपुर और त्रिपुरा में, ठीक। कूका विद्रोह 1840 से 42 में, कहाँ, पंजाब में हुआ। पावना विद्रोह फिर आ गया ना बंगाल में 1873-76, शायद ये चौथी 5वीं बार आ गया है, ठीक है, इस बार, ठीक। हम बिल्कुल भी कंजूसी नहीं किए लिखने में या आपको मटेरियल प्रोवाइड कराने में, तो आप भी वीडियो देखने में कंजूसी मत करिएगा। आगे देखते हैं, मानसिंह क्षेत्र में 1832-23 में गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ, ठीक है। गांधी जी एवं उनके विचारों से प्रकाशित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे, मतलब प्रभावित होने वाले थे, ठीक है। गांधी जी के विचारों से प्रभावित होने वाले पहले आदिवासी नेता थे जोड़ा नांग, ठीक। ये हो गया। और इंडियन ग्रोथ स्टडी को आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक। अब आगे देखते हैं भाई, ये आधुनिक, अब आ गया ना कुछ आधुनिकता वाली बात आ गई। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास देखते हैं, क्या पहला भाई, पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य कौन थे, माइकल मधुसूदन दत्त, ठीक है, ये जानिए। आगे क्या है, हॉल हेड 1778 में संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया, कौन किया था, हॉल हेड ने, ठीक है। आगे देखते हैं, विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग के साथ कलकत्ता में क्या थे, ये न्यायालय के जज भी थे, कौन, विलियम हेस्टिंग्स, ठीक। और आगे क्या है, विलियम जोन्स जज थे वारेन हेस्टिंग के समय, ठीक है, ये गवर्नर था, ये जज था, ठीक। 1905 में रंगपुर नेशनल कॉलेज की स्थापना किया गया, ये क्वेश्चन टीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, अभी 2021 वाले में शायद,
ठीक, अब आगे देखते हैं। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किया गया। बिल्कुल। शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? शकुंतला कौन लिखा? कालिदास की जो नाटक है, विलियम जोन्स ने, ठीक, अंग्रेजी अनुवाद किया। हंटर कमीशन 1882 लॉर्ड रिपन के समय आया। इसमें क्या था? प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया था। और प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की मतलब प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति भी इसी में किया गया था। ठीक है, आगे क्या है? नेशनल काउंसिल एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को किया गया था। ये तकनीकी शिक्षा से रिलेटेड था। आगे क्या है? अंग्रेजी शिक्षा की नींव कपरी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, ठीक है, जिसमें 1 लाख रुपया खर्च करने की बात की गई, ठीक है, भारतीय शिक्षा पर। ठीक है, आगे क्या है? आगे है सेंट्रल जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में। ये क्या था भाई? ये प्राच्यवाद और आंग्लवाद विवाद पर ये आधारित था। ठीक है, संबंधित था। ये क्वेश्चन फिर बता दें जी। 1854 में वुड डिस्पैच के आधार पर लंदन की विश्वविद्यालय की तरफ देखो। 1854 के वुड डिस्पैच किसके समय आया था? लॉर्ड डलहौजी के समय। ठीक, इसमें क्या था? ये वुड डिस्पैच के आधार पर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में तीन विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात की। कहाँ? कलकत्ता, मद्रास, बम्बई। ठीक, 1857 में स्थापित भी किए भी गए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 3 वाले में ये क्वेश्चन आया था। और बहुत सारे कोचिंग वाले भी ये क्वेश्चन गलत बताए थे। ठीक है, हालांकि आयोग भी गलत ही आंसर दिया था। जब रिवाइज आंसर किया, फाइनल आंसर दिया तब जाके इसको ये सही किया। ठीक है, इसलिए आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, शिक्षा से रिलेटेड था और उसी की तर्ज पर जो है 3 विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। डीके कर्वे 1916 में बम्बई में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे ये 1896 में पूना में विधवा गृह की स्थापना कौन किया हुआ? स्वयं विधवा ब्राह्मणी से ये शादी किए थे। कौन किया था? डीके कर्वे महोदय जी। ठीक है, फिर इन्होंने 1898 को भारत रत्न दिया गया। आगे क्या है? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 में हुआ। कहाँ? पुणे में। फिर औपचारिक शिक्षा की बात कर रहे हैं 1884 में। इस संस्थापकों में कौन कौन था? वीबी चिपलुंकर, तिलक, बाल गंगाधर तिलक, नाम जोशी, गोपाल कृष्ण गोपाल गणेश आगरकर थे। जस्टिस राणा डे इसके ठीक है, इसमें जस्टिस राणा डे के संस्थापक नहीं थे दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के। ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। 1817 में राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। ठीक, आगे क्या? मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुआ? 1875 में अजमेर में। ठीक, कब हुआ था? दिल्ली कॉलेज, ये हो गया। और दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुआ इस समय। अब आगे देख क्या है। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में कब हुआ था? 1875 में। कौन किया था? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। ठीक है, ये हुआ। अब चलिए देखते हैं आगे बनारस में। ठीक है, बनारस का संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में जोनाथन डक्कन ने किया था। फिर क्या था? कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग के समय जो है क्या था? 1780 में स्थापित किया गया। इसमें क्या है? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किया गया बिलेजली के समय 10 जुलाई को। उद्देश्य क्या था इसका उद्देश्य ये था ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा देना। ठीक है, ताकि वो भारतीय बच्चे से शासन कर सकें। ठीक, मदन मोहन मालवीय ने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल वकालत की। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। मदन मोहन मालवीय ने धार्मिक शिक्षा की बात की। ठीक है, बीएचयू का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ।
यही सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। ठीक, आगे देखते हैं क्या है, यह टॉपिक आगे ना, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक इसमें है। ठीक, आगे देखते हैं क्या है इसमें। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। प्रारंभ कौन किया था? विलियम वोल्ट्स ने, ठीक, के द्वारा किया गया था। प्रकाशन मतलब प्रकाशन का प्रयास किया गया, बट लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको इंग्लैंड भेज दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की ने प्रकाशित करना आरंभ किया। इसके भी जब्त कर लिया गया, मतलब इसको भी जब्त कर लिया गया। फिर बेलेजली आता है। बेलेजली 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया, जिसके तहत समाचार पत्रों को क्या होता था, उसके संपादक, मुद्रक, उसके स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से लिखना होता था। ठीक है, और प्रकाशित होने वाले तत्वों को सचिव के सम्मुख भेजना होता था। ठीक है, ये और ज़्यादा सेंसर लगा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। 1807 में सभी पंपलेट प्रकाश पत्रिकाओं और सभी पुस्तकों पर लागू हुआ। फिर आगे क्या है, लॉर्ड हेस्टिंग ने 1818 में इस एक्ट को रद्द कर दिया। ठीक है, इस एक्ट को रद्द कर दिया हेस्टिंग्स ने। आगे क्या है, पत्रकारिता के लिए सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तिलक महोदय, बाल गंगाधर तिलक थे। 1882 में इनको भाई सजा हुई थी 4 माह की। ठीक, आगे क्या है, 1897 में 18 माह के लिए इनको कारावास हुआ। ठीक, आपको इसको भी देखना है। ठीक है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। आगे देखते हैं ये फ्री हिंदुस्तान फ्री हिंदुस्तान अखबार के जो है कौन थे? तारकनाथ दास। ठीक, ये एडेड जूनियर हाई स्कूल में पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, इसको भी हम मार्क कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। राजा राम मोहन राय 1921 में संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद बांग्ला में प्रकाशन किए। ठीक है, एक वर्ष बाद अन्य साप्ताहिक पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन किए। फिर क्या है, इंडियन मिरर की स्थापना 1861 में देवेंद्र नाथ टैगोर, मतलब कहाँ से? कलकत्ता में किया। दैनिक अखबार था ये, इस लिखा है देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष ने मतलब किया। आगे देखते हैं। गदर का प्रकाशन हो गया। गदर का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को फ्रांसिस्को में, मतलब सैन फ्रांसिस्को में हुआ, या उर्दू में ये था। ठीक है, छपता था 9 दिसंबर 1913 को यह गुरुमुखी में भी छपने लगा। फिर यह मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, ठीक है, ये किस में छपता था ये समझिए भैया। मराठी, महाराष्ट्र, गुजराती, ये हो गया। ठीक है, फिर हिंदी, तो भाई तो पूरे के लिए हिंदी होगा ही ये। ठीक है, हिंदी हो गया। फिर क्या था, इंग्लिश तो लगभग पूरे देशों के लिए हो गया। ठीक है, गुजराती हो गया। ठीक है, ऐसे देशों में ये छपता था, मतलब ये सब इन भाषाओं में छपता था। आगे क्या है, इसका पहला अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। ठीक, किसका? यही गदर का। ठीक, आगे देखते हैं। शिशिर कुमार घोष 1868 में कलकत्ता में अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किए। ठीक, ये प्रथम या पहला क्या है, ये प्रथम या प्रारंभ में बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था। ठीक, लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किए, एक सेंसर जब लेकर आए सेंसरशिप, तो उसमें क्या कर दिया कि भाई अंग्रेजी भाषा को छोड़कर किसी भी भाषा में प्रकाशित होने वाले जितने भी समाचार पत्र को जब्त कर लिया जाए। जैसे लॉर्ड वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के समय 1878 में यही सब चीज़ें था। तो क्या किए थे भाई, ये इतने होशियार थे, अमृत बाजार पत्रिका की जो भाषा थी रातों रात क्या किए, ये अंग्रेजी कर दिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है आगे। हाँ, ये हो गया। आगे अब देखते हैं ये शिशिर कुमार घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 में शुरू किया, जिसे 1879 में सुरेंद्र बनर्जी ने ले लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदू पैट्रियाट की स्थापना भी गिरीश चंद्र ने किया। आगे क्या है,
बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी ने इसके संपादक बने। ठीक, अब आगे देखते हैं 1881 में बम्बई में केसरी और मराठा दो समाचार पत्र प्रारंभ किए। प्रारंभ में केसरी का संपादक आगरकर ने किए, बाद में दोनों का संपादक तिलक जी ने किए। इन दोनों की जो है भाषा पूछता है, जो केसरी है वो मराठी में छपता था और जो मराठी है वो अंग्रेजी में छपता है। ये थोड़ा उल्टा है, मराठी पत्रिका मराठी में छपी अंग्रेजी में छपती थी, जबकि केसरी था मराठी में छपता था। ठीक है, आप इसको ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं तो गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आगे देखते हैं। बंगवासी केसरी की बात कर रहा है। बंगवासी, काल, केसरी आदि पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक थी और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचना थी। ठीक है, जिसमें और क्या थी, संध्या, युगांतर और काल। ठीक, आगे पढ़ेंगे कौन कौन लिखा, जैसे अरविंद घोष लिखे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। ये बांग्ला साप्ताहिक सोम प्रकाश पत्र था। बांग्ला साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया। ठीक है, ये नील आंदोलन के ये समर्थन किए थे इसमें। ठीक है, आगे क्या है। फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी, या इंडियन ओपिनियन। ठीक, इंडियन ओपिनियन की शुरुआत 1903 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में शुरू किए, जिसके पहले संपादक कौन थे, मनसुख लाल नजर, जो नटाल कांग्रेस के सचिव भी थे। ठीक है, देखते भैया इंडियन ओपिनियन किस भाषा में छपती थी। ये क्या छपती थी, गुजराती, तमिल, हिंदी, अंग्रेजी, इस भाषा में निकलता था। ठीक है, आप इसकी भाषा को जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे है यंग इंडिया 7 मई 1919 को पर्यावरण पर्यवेक्षण में बम्बई से त्रिसप्ताहिक प्रारंभ में। ठीक है, प्रारंभ हुई। इसमें क्या था, कौन कौन किए थे इसको जमान दास, द्वारका दास, शंकर लाल बैंकर के द्वारा इसके संपादक थे। ठीक है, यंग इंडिया के। आगे क्या, हिंदू पैट्रियाटिक पहले 2 वर्ष 1853 से 55 में गिरीश चंद्र घोष इसके संपादक थे। आगे क्या है, 1855 में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। 1861 में क्रिस्टोदास पाल के संपादक बने। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका वंदे मातरम की जो था ये अरविंद घोष के संपादक थे। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। ठीक है, आगे देखते 1931 में दरभंगा में महाराज कामेश्वर सिंह क्या किए थे, द इंडियन नेशन की स्थापना किए। का प्रकाशन पटना से ही वो करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है ये। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। स्वदेश वाहिनी संपादक रामकृष्ण पिल्लई। ठीक, आगे क्या है। गांधी जी साप्ताहिक समाचार पत्र हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में। ठीक है, देखो गांधी जी हरिजन पत्र अंग्रेजी में, हरिजन बंधु आया ना, वो छोटा मात्रा, तो बंधु गुजराती। ठीक है, हरिजन सेवक हिंदी में। ठीक है, फिर हरिजन का पहला अंक 11 फरवरी 1933 को ये पुणे से मतलब प्रकाशित हुआ। आगे क्या है, आगे इसमें है 1924 में अंबेडकर जी ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में किया। किसमें क्या और क्या था, मराठी पाक्षिक और बहिष्कृत भारत आरंभ किया। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अंबेडकर जी के द्वारा ये था। ठीक है, बहिष्कृत हितकारिणी, मराठी पाक्षिक और बहिष्कृत भारत। ठीक, इसके आरंभ की। आगे क्या है, अबुल कलाम 1912 में उर्दू अल हिलाल या अल बलाग का प्रारंभ किए। ये भी इनकी एक पत्रिका थी। ठीक है, 12 नवंबर 1915 को कोई मतलब प्रारंभ किए। 1914 को अल हिलाल को प्रेस एक्ट तहत प्रतिबंध कर दिया गया। ठीक है, ये भी इसको प्रतिबंधित किया गया।
आगे क्या है, लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू, देख रहे, उर्दू दैनिक वंदे मातरम और अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपल को निकाला। कौन निकाला था? लाला लाजपत राय ने इसको प्रकाशित किया। इसमें पहले, ये पहले क्या था, इसमें पहले यूएसए में ये क्या किए थे, इससे पहले जो है ये अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन ये कर चुके थे। कौन? लाला लाजपत राय। ठीक, आगे देखते हैं भाई क्या है ये, द पायनियर समाचार पत्र का प्रकाशन 1865 में कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इसके जो वो कौन किया था? जॉर्ज एलन ने इसको मतलब किया था। ठीक है, आगे देखते हैं कौमी आवाज़। कौमी आवाज़ कौन था? कौमी आवाज़ नामक जो उर्दू अखबार होता था, इसका प्रकाशन 1945 में जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ीक किदवई द्वारा लखनऊ से किया जाता था। ठीक है, ये तो आप ज़रूर रखिए क्योंकि ये यूपी से है और ये नेहरू जी थे और रफ़ीक किदवई। ठीक है, इसका ये केयर करते थे कौमी आवाज़। अब देखते हैं आगे क्या है, राष्ट्र गुप्तार कौन थे? दादा भाई नौरोजी, इनकी ये पत्रिका थी ये, और मोतीलाल नेहरू की इंडिपेंडेंट थी। ठीक, कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित होता था और इसके जो प्रकाशकर्ता थी ये एनी बेसेंट थे। ठीक है, देखते हैं द लीडर पत्र जो है उदारवादी नीतियों का प्रचार किया और इसका भी जो प्रकाशन था वो एनी बेसेंट कर रही थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये, आगे देखते हैं इंडियन ओपिनियन। देखो, इंडियन ओपिनियन जो है उर्दू में नहीं छपता था, वो हिंदी में छपता था, हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश में होता था, हिंदी में भी होता था, तमिल में भी होता था। ठीक है, गुजराती में भी होता था, बट जो उर्दू में ये नहीं होता था। ठीक है, इंडियन ग्रोथ स्टडी। आगे देखते हैं क्या है, एक साप्ताहिक पत्र के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ होम रूल पार्टी के द्वारा मतलब किया गया है। ठीक, उदंड मर्तांड हिंदी का पहला समाचार पत्र था। ठीक है, जो बंगाल गजट था वो इंग्लिश वाला था। ठीक है, उदंड मार्तांड हिंदी का पहला समाचार पत्र था जो 30 मई 1826 को कलकत्ता में से प्रकाशित होता था। इसके प्रकाशक कौन थे? जुगल किशोर शुक्ला थे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखते हैं क्या है ये, भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र हिंदू पैट्रियाटिक था। ठीक है, देख रहे भारतीयों के द्वारा पहला अंग्रेजी समाचार पत्र हिंदू पैट्रियाटिक था। आगे देखते हैं क्या है, नायक पत्रिका बंगाली भाषा में, प्रजामित्र गुजराती। देखो जैसे मोदी जी कहते हैं ना मित्रों ना, तो प्रजामित्र समझ लीजिए गुजराती। ठीक है, मित्रों वाली भाषा पर ज़्यादा प्रयोग करते हैं मोदी जी, समझ लीजिए गुजराती, वो गुजरात से तो गुजराती। ठीक है, नायक मूवी वगैरह जो आप देखे होंगे। ठीक है, तो बंगाली में समझिए। राष्ट्रमत मराठा। ठीक है, जैसे शिवाजी राष्ट्र को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब सक्रिय थे हिंदू मतलब राष्ट्र बनाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए आप समझ लीजिए मराठी से थे वो। ठीक है, राष्ट्रमत मराठी भाषा में। भारत मित्र हिंदी, भाई देखो हिंदी तो पूरे भारत की मित्र है। ठीक है, इसे आप याद कर सकते हैं, मतलब को रिलेशन बना सकते हैं अपने अपने मेथड से। आगे क्या है, दैनिक आज किसने लिखा? शिव प्रसाद गुप्त लिखे हैं। द लीडर मदन मोहन मालवीय। देखो सेकेंड बार रिपीट हुआ ना। आगे क्या है, द नेशनल हेराल्ड नेहरू जी। ठीक है, अभी इसी को लेकर के शायद कांग्रेस में कुछ मतलब पूछताछ चल रही थी। ठीक है, जिसमें राहुल गांधी जी से और सोनिया गांधी जी से मतलब कुछ पूछताछ इसमें हो रही थी। द नेशनल हेराल्ड, ये नेहरू की जी के द्वारा ये मतलब था। फिर आगे क्या था, द पायनियर स्थापना कौन? जॉर्ज एलन। ठीक है, ये भी रिपीट हो गया। आगे देखते हैं ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो जो यूपी से अपने हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझिए। कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक थे। ठीक है, आगे क्या है, बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया गया। ठीक है, आगे क्या है, हिंदू समाचार पत्र जी सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक, और गोखले, ये हिंदू किसका था? जी सुब्रमण्यम अय्यर, और गोखले का हो जाएगा मतलब गोपाल कृष्ण गोखले का सुधारक है पत्रिका। वॉइस ऑफ इंडिया किसकी है? दादा भाई नौरोजी की है। ठीक, और बंगाली यशवंत सुनेन्द्रनाथ बनर्जी की। ठीक है, बंगाल से थे इसलिए बंगाली समझ लीजिए आराम से। आगे देखते हैं क्या है, काल शिव महादेव परांजपे। देखो
महाकाल लिखते हैं ना, जय महाकाल, तो वैसे भगवान शिव की बात ही आ जाती है इसमें। समझ लीजिए काल महादेव, ठीक। सुधारक गोखले वाला रिपीट हो गया। आगे क्या है, सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण, ठीक है, लीडर। फिर मदन मोहन मालवीय आ गए। आगे क्या है, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता हैं। और सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा हैं, ठीक। जस्टिस टी नायर, मतलब जस्टिस पत्रिका के टी एम नायर है। बाकी मूक दर्शक के मूक नायक के अम्बेडकर जी, ये भी रिपीट हो गया। समाचार दर्पण के मार्समैन हैं भाई, ये भी रिपीट हो गया। अब आगे देखते हैं स्वदेश गोरखपुर से है। कैसे आप कर सकते हैं, देखिए गोरखपुर से कौन है, योगी जी आते हैं। योगी जी देखो अपना स्वदेशी कपड़े पहनते हैं ना इस तरह समझ लीजिए, ठीक है। सत्यवादी आगरा से, ठीक है, सत्यवादी आगरा से है। भारत बंधु हाथरस, ठीक है। शक्ति अल्मोड़ा, ठीक, ऐसे आप समझ लीजिए, आप प्रकाशित होती थी पत्रिकाएं। आगे क्या है, द हिंदू फिर आ गया ना जी, सुब्रमण्यम मैयर, आप फिर रिपीट हो गया। बंगाली फिर से आ गया, सूर्यनारायण बनर्जी। आपको बता रहे ना, आपको पत्रिकाएं वगैरह याद हो जाएंगी खुद ही, इतनी बार रिपीट होगा, 3-4 बार। आगे क्या है, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा। आगे क्या है, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं, आगे क्या है, ये बिपिन चंद्र पाल की न्यू इंडिया है। और मोहम्मद अली जिन्ना, देख रहे मोहम्मद अली जिन्ना ने कामरेड, इसकी ये पत्रिका थी, ठीक है। आगे क्या, ब्रह्म बांधोपाध्याय संध्या है, ठीक है। आगे क्या है, द वंदे मातरम कि पहली बार 1906 में कलकत्ता में ये मतलब था, ठीक है। वंदे मातरम पहली बार गाया गया, ठीक है। फिर 6 से 15 अक्टूबर 1906 को बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। फिर क्या है, 24 अक्टूबर 1906, फिर 27 1906 को अरविंद घोष के द्वारा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, ये क्या है, द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रिटिश सरकार का समर्थक समाचार पत्र था, नाम से यह है टाइम्स ऑफ इंडिया। इंग्लिश का है तो इंग्लिश का ही समर्थक करेगा ही वो, अंग्रेजों का। 10 रोज़ा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रारंभ की गई, ये अब्दुल गफ्फार खां, ठीक है। ये डांगे के मतलब 10 सोशलिस्ट थे भैया ये, ठीक है। आगे क्या है, मुजफ्फर अहमद नवयुग से थे ये, नवयुग पत्रिका। फिर क्या है, गुलाम हुसैन का इकबाल, ठीक। आगे क्या है, यम सिंगार वेलू लेबर किसान, ठीक, ये हो गया। अब आगे देखते हैं, ठीक। अब आगे क्या है, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन की बात कर रहा है। चलिए इसमें देखते हैं क्या है ये टॉपिक। केशव चंद्र सेन ने 1868 में टेबर नेकला ऑफ न्यू डिस्परेशन कलकत्ता, ठीक, 1870 में स्थापना की। फिर क्या था, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की जो मतलब इसमें क्या था, सभी जातियों के लिए, मतलब इसमें ये था। इसमें क्या था, इस संस्था में सुलभ समाचार पत्र को निकाला गया था। आगे क्या है, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन और आदि भारतीय ब्रह्म समाज ये देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर। आगे देखते हैं, ये समाचार चंद्रिका समाचार राजा राम मोहन राय से धार्मिक और सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया। कब, 1822 में। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चंद्रिका प्रकाशन जो है राजा राम मोहन, मतलब ये जो रूढ़िवादिता परंपराएं थी इसकी ये समर्थन में ये थी, ठीक है। आगे देखते हैं, व्यवहारिक वेदांत की स्थापना मतलब स्वामी विवेकानंद, ठीक। आगे क्या है, इन्होंने कर्मयोग, ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग की इसमें वो बात किया था, ये वेदांत था, ठीक है। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, का विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी
क्योंकि ये अभी है, अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना बाकी है। कौन कहता है? ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता ये विवेकानंद की शिष्य थी। ठीक है, विवेकानंद का जो समय काल भैया 1863 से 1902। ठीक है, बाकी क्या कहते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी और हीन है। ठीक है, ये विवेकानंद जी कहते हैं। आगे क्या है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ की? बम्बई। ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या कहते हैं, लोअर पीसीएस में। ठीक है, कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुए थे? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास से दिया था। ठीक है, इसके जो हेडक्वार्टर था लाहौर में था। ठीक है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। इनकी रचना कौन सी थी? सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, 1867 में पाखंड खंडनी की पताका लहराई। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं, स्वामी विवेकानंद दयानंद सरस्वती जी का समय अवधि देखते हैं 1824 से 1883। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, अच्छा शासन सुशासन स्थापन नहीं है। कहने मतलब होता है, क्या कहने मतलब है, अच्छा से अच्छा शासन जो होता है, जैसे कोई विदेशी शासन है वो कितना भी अच्छा हो, लेकिन जो देसी शासन होता है उससे बेहतर कभी भी नहीं हो सकता। यही इनका कहने का इसमें सेंस है। ठीक है, अच्छा शासन सुशासन का स्थापन नहीं है। कौन का? दयानंद सरस्वती ने। आगे क्या है, स्वराज शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में माना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन लगभग सभी पूछ ही गए हैं वो। ठीक है, जो विशेष याद हो जाते हैं उसी को बता रहे हैं। आगे क्या है, प्रार्थना समाज 1867 में बम्बई में आत्माराम पांडुरंग की प्रेरणा से केशव चंद्र सेन ने 1859 में महादेव गोविंद रानडे से जुड़े हुए थे। ठीक है, आगे क्या है, देव समाज 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, और लाहौर से ये ब्रह्म समाज की पूर्वगामी ये संस्था थी। ठीक है, आगे सत्यशोधक समाज ने संगठित किया महाराष्ट्र में किसे? एक जाति विरोधी आंदोलन में। ठीक है, जिसमें क्या था, राधा कृष्ण कांत देव 1830 में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना की। ठीक है, इसमें क्या था, सामाजिक धार्मिक सुधारों के विरोध और रूढ़िवादी का समर्थन किया। वही बताए ना, राजाराम मोहन राय के विरुद्ध ये सब चला रहे थे। ठीक है, इसमें क्या था, राधा स्वामी सत्संग में शिवदयाल साहब 1861 में आगरा में इसकी स्थापना की। ठीक है, किसकी? राधा स्वामी सत्संग की। ठीक है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाहित अभियान किसने चलाया? विष्णु परशुराम पंडित 1850 में। ठीक है, आगे क्या, सोशल सर्विस लीग की स्थापना एम जोशी। ठीक है, सेवा समिति की हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, हृदय से कोई सेवा करेगा तो हृदयनाथ कुंजरू हो ही जाएगा। ठीक है, राजमुंदरी विधवा पुनर्विवाह संघ या राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1878 में वीरेश लिंगम पुत्तलू के द्वारा किया गया। ठीक है, आगे क्या भैया, जाति अक्षमता कानून 1850 में। कब है? जाति अक्षमता कानून 1850 में ये लाया गया। ठीक है, ये आप जानिए। ठीक, आगे क्या है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की सेक्रेटरी के रूप में कौन थी? हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे। ठीक है, आगे क्या है, ये हो गया। आगे क्या है, नेटिव मैरिज एक्ट प्रेस कराने में महत्वपूर्ण भूमिका केशव चंद्र सेन थे। ठीक है, इसमें कौन है, इसमें क्या था, 1872 में ये लाया गया था, जिसमें लड़कियों के लिए जो आयु थी शादी की 14 वर्ष थी और बालकों के लिए मतलब लड़कों के लिए 18 वर्ष। ठीक है, इसे देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री का ये जो पहला पार्ट आपका हो ये समाप्त हुआ। ठीक है, ये मॉडर्न इंडियन, ठीक है, मतलब क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, आधुनिक भारत का ये पहला पार्ट ये आपका अब यहाँ एंड होता है। इसके बाद जब सेकेंड पार्ट होगा, थोड़ा भले बड़ा होगा, सेकेंड पार्ट में हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री पूरी तरीके से क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम अगला वाला हिस्ट्री उठा लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए, बढ़िया देखिए, अच्छे से देखिए। ठीक है, और चलिए अब अगली क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।